हाँ जी, तो करें स्टार्ट। सो वेलकम बैक कोडर आर्मी हमारे इस जावा की सीरीज में। और अभी हम अपनी मल्टी थ्रेडिंग की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले ऑल्टरनेटिव लॉकिंग टेक्निक्स। हमने सिंक्रोनाइज्ड लॉक देखा था, राइट। हम उसके अल्टरनेटिव और जावा में कौन कौन से लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं वो देखेंगे, वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं वो भी देखेंगे। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली लॉक्स इन जावा। हमने तो सिंक्रोनाइज के बारे में पढ़ा ही था, राइट। फिर हम दूसरे तरह के लॉक्स क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, वो डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि लॉक्स नाम का, नॉट लॉक्स एक्चुअली, लॉक नाम का हमारे पास एक इंटरफेस है जावा के अंदर, ठीक है, जो जावा के कॉन्करेंसी पैकेज के अंदर आता है। ये एक इंटरफेस है और ये इंटरफेस क्या कहता होगा, ऑब्वियसली इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कहेगा कि जो भी क्लास मुझे इंप्लीमेंट करेगी उसको दो चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, या दो मेथड्स के इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एक तो होगा कि किसी भी चीज़ को लॉक कैसे करा जा सकता है, और एक तो होगा कि किसी भी चीज़ को अनलॉक कैसे करा जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल मेथड्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक लॉक इंटरफेस है जिसमें दो मेथड्स डिफाइंड है, जो कि ऑब्वियसली सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिए होंगे। डिफाइन तो उनको उनकी क्लासेस करेगी जो भी इस लॉक को इंप्लीमेंट करेगा, है ना। तो उसने कहा एक लॉक मेथड, एक अनलॉक मेथड, ठीक है। अभी हम वो मेथड्स भी देखेंगे और अभी हम रीजन समझेंगे कि लॉक इंटरफेस एग्जिस्ट क्यों करता है जब सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हमारे पास था। ओके, तो फिर पहले ना इसी से शुरू करते हैं कि हमारे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के साथ क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है। तो लिमिटेशंस, तो देखो, हमारे पास ना जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक रहता था, उसमें सबसे पहली लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरे पास ना कोई कंट्रोल नहीं था लॉक के ऊपर। तो नो, मैं लिख सकता हूँ नो कंट्रोल ओवर लॉक। अच्छा, क्या मतलब, मतलब ये कि हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक कैसे बनाते थे। लेट्स से अगर हमने किसी मेथड के आगे भी लिखा है तो हम लिखते थे सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। और उस मेथड का नाम होगा लेट्स से वॉइड समथिंग F1 में लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ कुछ काम करते थे, ठीक है। अब हमारे पास कंट्रोल ना होने का मतलब ये होता है कि लेट्स से हमारी एक थ्रेड है T1 जो लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करती है। पर जैसी कोशिश करते हैं उसे पता लगता है कि लॉक तो किसी और थ्रेड ने एक्वायर किया हुआ है। तो हमारी T1 कहाँ चली जाती है, सीधा वेटिंग स्टेट में चली जाती है। वेटिंग स्टेट क्या हो कि मैं एक ऐसा कंट्रोल चाहता हूं कि अगर T1 को लॉक नहीं मिलता तो वो कुछ और काम करे, मतलब समथिंग लाइक इफ वो लॉक एक्वायर कर पा रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो एल्स वो कुछ और काम कर ले, है ना, तब तक कुछ और काम कर ले। मैं ऐसा कंट्रोल नहीं कर पाता अपने सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक पे, लेकिन मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ अपने लॉक इंटरफेस पे, ठीक है। अभी वो देखेंगे कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे पॉइंटर की बात करूं, हमारे पास कोई टाइम आउट भी नहीं था वहां पे, नो टाइम आउट। टाइम आउट मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता ना कि 2 सेकंड तक वेट करके देख ले लॉक के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे हमारी T1 थ्रेड वेट कर रही है, मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड तक वेट कर, अगर लॉक मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कुछ और काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं था, या तो मैं लॉक एक्वायर करने की कोशिश करता था तो मिल जाता था, नहीं मिलता तो सीधा वेटिंग स्टेट पे, कुछ टाइम तक लॉक एक्वायर करने की कोशिश नहीं कर सकता। ओके, और क्या प्रॉब्लम है, देखो एक और ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं फेयरनेस की प्रॉब्लम। मैं लिख सकता हूं कि हमारे सिंक्रोनाइज ब्लॉक में ना कुछ भी फेयर नहीं था, नो फेयरनेस। फेयरनेस क्या होती है, ओके, आप इमेजिन करो कि ना ये है आपका एक सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, और इस सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स आना चाहती हैं। तो T1, T2, T3, T4, राइट। आपको पता है इनमें से एक ही थ्रेड एंटर कर पाएगी। तो लेट से मैं कहता हूँ कि आपकी T1 थ्रेड एंटर कर गई, ठीक है, T1 थ्रेड यहाँ पे आ गई, ठीक है। और क्या होगा, जैसे ही T2, T3, T4 एक्वायर करने की कोशिश करेगी लॉक में, वो ब्लॉकिंग क्यू में चली जाएंगी, है ना, ब्लॉकिंग स्टेट। ओके, अब फेयरनेस की प्रॉब्लम ना ये कहती है कि ना आप मानो कि ये जो थ्रेड्स हैं T2, T3, T4 और ये T1 भी, इनका ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे आने का। तो मैं कह रहा हूँ लेट से सबसे पहले यहाँ पे T2 अराइव हुई होगी तो ये फर्स्ट सेकंड में आ गई थी। फिर लेट से T3 आई होगी, ये सेकंड सेकंड में आ गई थी। फिर ये थर्ड सेकंड में आई थी, और ये T1 फोर्थ सेकंड में आई थी। पर किसको लॉक मिलेगा इसका कोई ऑर्डर नहीं है। अब देखो यहाँ पे T1 को पहले मिल गया, राइट। अब उसके बाद जैसे T1 ने मान लो अपना काम खत्म किया, T1 यहाँ से एग्जिट कर गई, तो उसके बाद मान लो लॉक मिला हमारी T3 को, ठीक है। तो लेट से T3 को इस बार लॉक मिल गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T3 हमारे किसमें, हमारे कॉमन पूल के अंदर आ गई, शेयर रिसोर्स के अंदर, ठीक है। ओके, अगर T3 का भी काम खत्म हो गया, हो सकता है उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा CPU T4 को दे दे जॉब, है ना। तो उससे देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, इवन दो T2 सबसे पहले अराइव हुई थी, हो सकता है उसको लॉक सबसे लास्ट में मिले। तो इसको हम कहते हैं नो फेयरनेस, और इसकी वजह से एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे मल्टी थ्रेडिंग में, जिसको हम बोलते हैं स्टारवेशन, ठीक है। आपने हो सकता है ये नाम ऑपरेटिंग सिस्टम में सुना हो कि कैसे एक थ्रेड को स्टारवेशन होती है। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, आप बस ऐसा मान सकते हो कि एक थ्रेड है T2 जो वेट कर रही है रिसोर्स के एक्वायर करने का, बेसिकली इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का, पर उसको वो रिसोर्स ही नहीं मिल रही क्योंकि और कोई थ्रेड आती है। अब हो सकता है T2
अभी आने वाली थी, बाकी थ्रेड खत्म हो गई, पर तुरंत एक T5 थ्रेड आई और इसको भी रिसोर्स मिल गई। ऐसा हो सकता है, राइट? तो T2 काफी लंबे टाइम तक वेट करती रह सकती है और उसको हो सकती है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब उसे रिसोर्स मिलेगी ही नहीं, हो सकता है उसे जो काम करना वो काम ही ना कर पाए बहुत टाइम तक, है ना? तो फेयरनेस नहीं थी हमारे सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में। कोई भी थ्रेड को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का मौका मिल सकता था, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सीपीयू मिलकर डिसाइड करते थे, है ना? पर यहाँ पे हम फेयरनेस को लेके आ सकते हैं अपने लॉक इंटरफेस के अंदर। ओके, ठीक है। तो मेजर यही तीन हमारे पास प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं था लॉक के ऊपर, हम ये नहीं कह सकते कि अगर लॉक नहीं मिला तो हमें क्या करना है, एल्स में हमें क्या करना है ना? कोई टाइम आउट नहीं था, फेयरनेस नहीं थी, राइट? इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे हमें लॉक अनलॉक खुद से नहीं करना पड़ता था, खुद ही लॉक हो जाता था, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रोल नहीं था किस पॉइंट पे हमें जाकर के अनलॉक करना है ना? ऑल्दो आप कह सकते हो कि ठीक है भैया, जितना पार्ट हमें लॉक करना है उसी पार्ट को हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डालेंगे, है ना? लेकिन हमारे पास मैनुअल कंट्रोल्स नहीं थे, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस से अपने लॉक इंटरफेस की तरफ कि जावा में मैंने बताया था हमारे पास एक लॉक इंटरफेस एग्जिस्ट करता है जो कहता है कि जो भी मुझे इंप्लीमेंट करेगा उसको दो मेथड्स, एक तो लॉक मेथड है मेरे पास, एक अनलॉक मेथड है, उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। अब ऑब्वियसली नाम से ही समझ आ रहा होगा लॉक मेथड क्या कहेगा कि अगर आपको परमिशन चाहिए किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने की तो आप डॉट लॉक कॉल करोगे, और जब आपका काम हो जाएगा उस क्रिटिकल सेक्शन में आप बाहर निकलना चाहोगे तो डॉट अनलॉक कॉल करोगे। बिल्कुल सही। और मैकेनिज्म बिल्कुल सेम रहेगा। अगर किसी एक थ्रेड ने लॉक कॉल किया और उसको क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का मौका मिल गया तो बाकी जितनी भी थ्रेड थी T2, T3, T4, अगर वो इस लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करेंगी या फिर डॉट लॉक कॉल करने की कोशिश करेंगी तो वो चली जाएंगी अपने ब्लॉकिंग स्टेट में या फिर वो वेट करती रह जाएंगी, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। अब कई बार ना ब्लॉकिंग स्टेट या वेटिंग स्टेट आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। हम बोलते हैं कि वो जाएगी ब्लॉकिंग स्टेट में पर वो वेट कर रही होती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंपल रखना है कि अगर कोई थ्रेड किसी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करती है और उसे लॉक नहीं मिलता तो वो ब्लॉकिंग स्टेट में होती है, ब्लॉकिंग स्टेट, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मैं किसी थ्रेड पे कोई मेथड कॉल करता हूँ, स्पेसिफिकली उसको बोलता हूँ वेट, ठीक है, तभी वो जाती है हमारी वेटिंग क्यू में। ऑल्दो जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम नेमिंग कन्वेंशन में इसको कभी कभार उल्टा यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि थ्रेड वेट कर रही है लॉक के एक्विजिशन का, राइट? क्योंकि जैसे ही कोई थ्रेड लॉक रिलीज करती है तो दूसरी थ्रेड क्या होता है, उस थ्रेड को एक्वायर करने की दोबारा कोशिश करती है। तो हम बस ये कहते हैं T1 तब तक वेट कर रही थी, पर एक्चुअली होती किस में है, वो ब्लॉकिंग स्टेट में, ठीक है। तो मैं ये तो समझ आ गया, जो लॉक इंटरफेस है ना हमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है हमारे सिंपल सिंक्रोनाइज्ड से। सिंक्रोनाइज्ड, इसीलिए अगर आप देखोगे तो जावा में प्रोडक्शन पे कई बार हम लॉक इंटरफेस को ज्यादा यूज करते हैं, कभी कभार हम सिंक्रोनाइज्ड को भी यूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल तो है ही। ओके, तो अगर मैं आपको नेम करूं कि कौन कौन से लॉक्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो हम सिर्फ 4 तरह के लॉक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसमें से एक है रीइंट्रेंट लॉक, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉक है, ठीक है। बेसिकली सिंक्रोनाइज के बाद सबसे ज्यादा यही यूज होता है, आप डिस्कस करेंगे हम क्यों, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीड राइट लॉक, रीड राइट लॉक। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैम्पेड लॉक, स्टैम्पेड लॉक। और फाइनली हम पढ़ेंगे सीमाफोर, सीमाफोर। अब सीमाफोर एग्जैक्टली एक लॉक की तरह काम नहीं करता, पर हम देखेंगे उसमें भी डिफरेंस क्या है। ऑलमोस्ट लॉक ही लगेगा आपको सुनने में ये, ठीक है। पर मेनली हम ये 4 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, रीइंट्रेंट लॉक, रीड राइट लॉक, स्टैम्पेड लॉक और सीमाफोर। ओके, तो शुरू करें अपना रीइंट्रेंट लॉक से। अब ये सब लॉक्स ना सुनने में ही बहुत अजीब से है, रीइंट्रेंट, स्टैम्पेड, रीड राइट और सीमाफोर, पर हैं बहुत सिंपल, ठीक है। काम ये बहुत सिंपल करता है, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसको, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसको समझना, ठीक है। अब रीइंट्रेंट लॉक ना सबसे कॉमन तरह का लॉक है। मैं आपको बताऊंगा इसका नाम रीइंट्रेंट क्यों पड़ा, उससे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो आपको पता है हमारे इंटरफेस का नाम है लॉक, तो आप सिंपली लिख लोगे लेट्स से लॉक टाइप का, हमने एक लॉक बनाया स्मॉल लॉक इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे आएगा हमारी क्लास का नाम जो कि है रीइंट्रेंट लॉक, रीइंट्रेंट लॉक, कुछ इस तरीके से। तो आपने क्या किया, रीइंट्रेंट लॉक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका रेफरेंस वेरिएबल है लॉक। ओके, अब आप क्या करोगे, जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा जिसको आप मानते हो कि वो क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करनी चाहिए, राइट? तो अब आपको कोई सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है, ना फिर कोई मेथड पे लिखने की जरूरत है। आप बस क्या करोगे, जब भी आप अपने इमेजिनरी सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर एंटर करने वाले हो ना, उससे पहले थ्रेड को बोलोगे कि लॉक को एक्वायर करो। तो बेसिकली लाइन होनी चाहिए लॉक डॉट लॉक। तो बेसिकली इस लॉक रेफरेंस वेरिएबल पे मैंने लॉक मेथड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा नीचे अब आने वाला है वो क्रिटिकल सेक्शन है, तो जब तक मैं अनलॉक नहीं करूंगा इस लाइन के आगे एक बार में एक ही थ्रेड जाएगी। ओके, तो बिल्कुल ये क्रिटिकल सेक्शन की तरह काम करता है। अब ना आप क्या कर सकते हो, सीधा अपना यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिख सकते हो, राइट, जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन का कोड होगा, और फाइनली आप कर सकते हो लॉक डॉट अनलॉक, ठीक है।
और आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, कुछ ऐसे। तो ये है तो बिल्कुल वैसा ही कि मान लो ये पूरा का पूरा एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक हो गया, यहाँ पे आपने बाहर सिंक्रोनाइज लिखा हुआ था जैसे हम पहले लिख रहे थे, बस उसकी जगह आपने क्या किया, लॉक डॉट लॉक और फाइनली लॉक डॉट अनलॉक। और ये बीच वाला पार्ट क्या है, ये बीच वाला वो पार्ट है जो आप चाहते हो एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करे, ठीक है। अब देखो ये वर्क कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जावा के डॉक्यूमेंट कहते हैं ये ना सेफ नहीं है। अब आप इमेजिन करो कि ना हम यहाँ पे खुद से लॉक कर रहे हैं, खुद से अनलॉक कर रहे हैं, तो ये तो हमें समझ आ ही रहा होगा कि अगर हमने लॉक किया पर अनलॉक करना भूल गए, ठीक है, तो अगर हम अनलॉक ही नहीं करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करती चली जाएगी पूरा का पूरा कोड, दूसरी थ्रेड उसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे आ गई कोई एक्सेप्शन, इवन तो मैंने अनलॉक किया हुआ है, पर अगर आ गई कोई एक्सेप्शन तो क्या होगा, हम सीधा यहाँ से बाहर आ जाएंगे और हम लॉक को रिलीज भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखो अनलॉक तो किया ही नहीं, यहाँ पे हमें मैनुअली करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक था उसमें हमें कुछ भी मैनुअली नहीं करना पड़ता था, यहाँ तो मैनुअल काम है। तो बेसिकली जैसी एक्सेप्शन आएगी, हमारी बाकी थ्रेड T2 T3 जो यहाँ पे वेट कर रही थी वो वेट ही करती रह जाएंगी। अब अगेन वेट का मतलब यहाँ पे वो ब्लॉकिंग स्टेट में पड़ी थी और वो वहीं रह जाएंगी, क्योंकि किसी और थ्रेड ने लॉक को एक्वायर किया था पर बीच में एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो जावा का डॉक्स कहता है कि ना आप ऐसे मत लिखो, आप थोड़ा सा इसको चेंज कर दो ट्राई कैच ब्लॉक लगा के। तो ऑब्वियसली पहले लाइन तो यही रहेगी, लॉक डॉट लॉक, आपने क्या किया, नीचे के सेक्शन को लॉक कर दिया। फिर आप जो भी कोड लिखोगे उसको लिखो ट्राई ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे अपना नॉर्मल कोड लिखो, बेसिकली ये वाला पार्ट, ठीक है, जो भी आपका क्रिटिकल सेक्शन है। और यहाँ पे एक फाइनली ब्लॉक लिखो, ठीक है, अपने लॉक को रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे आप लिखो लॉक डॉट अनलॉक, कुछ ऐसे। और हमें फाइनली की खास बात पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सेप्शन आ जाए, है ना कुछ भी हो जाए, फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता ही होता है। एक आध रेयर केसेस है जिसमें जेवीएम ही बंद हो जाए, पर वो तो बहुत ही रेयर केस है, पर नॉर्मली फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है। तो अब आप सेफ फील कर सकते हो, है ना। तो प्रेफर्ड तरीका है कि आप कुछ ऐसे कोड लिखो, ठीक है। तो ये है रीइंट्रेंट लॉक का बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स। एक बार इसको कोड में चल के देखते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए अपने डेमो डॉट जावा में। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी क्लास बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट्स से रिसोर्स। तो लेट्स से इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ void f1, जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करे, ठीक है। पर नॉर्मली मैं क्या करता था, यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखता था, अभी मैं वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। तो लेट्स से सबसे पहले हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी इसमें थ्रेड एंटर कर रही है, आपको पता ही है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम हम कर सकते हैं, गेट नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंटर्ड, ओके। और यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे, उसको मिमिक करने के लिए मैं कर सकता हूँ स्लीप, ठीक है। तो लेट्स से हम इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख देते हैं, हम लिखेंगे ट्राई थ्रेड डॉट स्लीप, लेट्स से हम 2 सेकेंड्स के लिए इसको स्लीप करवाते हैं और इसको अपनी कैच कर लेते हैं एक्सेप्शन क्लास में ई, ठीक है। आप इसके सब टाइप इंटरप्टेड एक्सेप्शन में भी कैच कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद फाइनली यहाँ से निकलते हुए मैं कॉल कर दूंगा कि हमने यहाँ से एग्जिट कर दिया, तो थ्रेड 2 एग्जिटेड, ओके। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज लगा सकता हूँ, पर अब तो मैं वो यूज़ नहीं कर रहा, मैं तो लॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं बनाऊंगा सबसे पहले रीडनेट लॉक का एक ऑब्जेक्ट, तो मैं लिखूंगा लॉक टाइप का, जो कि एक इंटरफेस है लॉक, ठीक है। तो देखो जैसे मैं लॉक लिखा, यहाँ पे हमारा क्या इंपोर्ट हुआ, जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन्करेंट डॉट लॉक पैकेज, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा पैकेज नेम है, ये हमारा इंटरफेस है। आप इस इंटरफेस के अंदर जा सकते हो, ये देखो इंटरफेस लॉक, और ये आपको सारे के सारे मेथड दे देगा, जैसे लॉक मेथड, ठीक है। और इसी में आपको अनलॉक मेथड भी मिलना चाहिए, जैसे हाँ ये वाला अनलॉक मेथड, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, लॉक इक्वल टू लेट्स से न्यू, और मैं बनाने वाला हूँ रीइंट्रेंट लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी एक क्लास है रीइंट्रेंट लॉक, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, यहाँ से पब्लिक क्लास रीइंट्रेंट लॉक, जो देखो इंप्लीमेंट करती है हमारे लॉक को, ओके। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे लॉक करते हैं। जैसे ही मेरे यहाँ पे मेथड शुरू हुआ, मैंने कहा इस मेथड के अंदर जाते ही मैंने किया लॉक को इस लॉक ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा दिया, डॉट लॉक, ठीक है, ओके। और जैसे ही मैंने यहाँ से एग्जिट किया, मैंने कर दिया लॉक डॉट अनलॉक, कुछ ऐसे। मैंने कहा था इसके अंदर जितना भी पार्ट होगा बेसिकली लॉक डॉट लॉक से पहले के बाद में, सॉरी, और लॉक डॉट अनलॉक से पहले ये पूरा हो जाएगा हमारा क्रिटिकल सेक्शन। और जावा सजेस्ट क्या करती है, आप इस क्रिटिकल सेक्शन को लिखो ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम ट्राई, और जावा क्या रिकमेंड करता है, इसको ऐसे मत लिखो, आप इस पूरे के पूरे क्रिटिकल सेक्शन को लिखो ट्राई ब्लॉक के अंदर, कि अगर कोई एक्सेप्शन आए तब भी हमारा अनलॉक काम कर जाए। तो ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया ऐसे, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे इसको मैं लिखूंगा अपने फाइनली के अंदर, ठीक है,
कुछ ऐसे, ठीक है। आपको पता है कैच ऑप्शनल होता है, हमने ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा था, ठीक है। तो आप सिर्फ ट्राई और फाइनली भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया लॉक को अनलॉक, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं मल्टीपल थ्रेड्स बनाऊंगा जिसको मैं F1 को एग्जीक्यूट करने को दूंगा, तो इसमें एक बार में एक ही थ्रेड जाएगी, ठीक है। उसको सिमुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक थ्रेड बना सकते हैं T1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, जो हम हमेशा बनाते हैं, न्यू थ्रेड। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, और इसको ठीक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे हम दे सकते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, लेट से कोई इनपुट नहीं लेंगे और हम सीधा क्या एग्जीक्यूट करेंगे, इस रिसोर्स का F1 मेथड। उसके लिए मुझे इस रिसोर्स का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ लेट से रिसोर्स R1 इक्वल टू न्यू रिसोर्स, कुछ इस तरीके से। और मैं सिंपली लिख दूंगा R1 ऑब्जेक्ट का F1 मेथड कॉल कर देना, कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैं बनाता हूँ एक और थ्रेड, लेट से T2, ठीक है। और उसको भी मैं बोलता हूँ R1 का F1 कॉल करने देना। और लेट से मैं बनाता हूँ एक और थ्रेड जिसको मैं बोलता हूँ T3, एंड सेम उसमें भी बोलता हूँ R1 का F1 कॉल कर देना। और अब काम है मेरा तीनों थ्रेड को स्टार्ट करने का, तो मैं लिख सकता हूँ T1 डॉट स्टार्ट और सेम T2 डॉट स्टार्ट और T3 डॉट स्टार्ट, ठीक है। ओके, तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। क्योंकि और में एक ही थ्रेड एंटर करेगी, थ्रेड 0 ने एंटर किया, थ्रेड 0 ने एग्जिट किया, फिर थ्रेड 1 ने, फिर थ्रेड 1 ने एग्जिट किया, फिर थ्रेड 2 ने, और फिर थ्रेड 2 ने भी एग्जिट कर दिया। तो देखा एक बार में एक ही थ्रेड एंटर कर पा रही थी, यानी कि हमारा रीइंट्रेंट लॉक बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीज, जैसे हमने सिंक्रोनाइज्ड में पढ़ा था कि हम एक्चुअली लॉक किसे कर रहे होते हैं, क्या हम एक मेथड को लॉक करते हैं, आंसर है बिल्कुल नहीं, हम एक ऑब्जेक्ट पे लॉक करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना, हर ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे क्लास है रिसोर्स, उसका हमने ऊपर बना रखा है ऑब्जेक्ट R1, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक लॉक होता है। तो R1 के पास खुद का एक लॉक होगा जिसको ये थ्रेड्स एक्वायर करने की कोशिश करेंगी, ये T1 T2 T3 थ्रेड एक्वायर करने की कोशिश करेंगी, है ना। और जिस भी थ्रेड को उसका लॉक मिल गया वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी, और जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो लॉक को रिलीज कर देंगी दूसरी थ्रेड के लिए, है ना। यानी कि हर R1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो लॉक होगा उसके पास डिटेल होंगी कि उसको किस थ्रेड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट। अब यहाँ पे ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बदल जाती है। अब वो हम रिसोर्स के साथ कुछ नहीं कर रहे, हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं रीइंट्रेंट लॉक ऑफ टाइप लॉक। अब मैं कह रहा हूं कि इस लॉक ऑब्जेक्ट के अंदर आप लॉक कॉल कर दोगे तो आप लॉक को एक्वायर कर लोगे, और जब आप अनलॉक को कॉल कर दोगे तो आप लॉक को रिलीज कर दोगे, ठीक है। ये मैनुअली हमें करना पड़ेगा, है ना। तो जावा ने हमें खुद का पूरा क्लास बना के दे दी, क्यों बना के दी, हम देखते हैं इसके क्या फायदे होंगे। पर आई होप आपको समझ आया होगा हम यहाँ पे लॉक किसे कर रहे हैं। अब हम रिसोर्स के ऑब्जेक्ट को लॉक नहीं कर रहे, ठीक है। हम एक्चुअली एक नया ऑब्जेक्ट रीइंट्रेंट लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं जिसमें हम उसके खुद के बनाए हुए मेथड्स कॉल कर रहे हैं, लॉक और अनलॉक, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया कि रीइंट्रेंट लॉक काम कैसे करता है। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्यों, जब सिंक्रोनाइज बिल्कुल इजीली काम कर रहा था तो इसका क्या फायदा है, हम खुद से मैनुअली काम क्यों करें। इसलिए करें कि अब ना रीइंट्रेंट लॉक हमें बहुत सारे फीचर्स अनलॉक करता है, और जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इसका पता है क्या है, इसका फीचर है ट्राई लॉक। ओके, वो क्या कहता है देखो, तो आप कुछ इस तरीके का कोड लिख सकते हो। अब लेट से आपके ऑब्जेक्ट का नाम है लॉक, तो आप लिखोगे इफ लॉक डॉट ट्राई लॉक। अब ये कौन सा मेथड है, ये मेथड कहता है कि आप लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करो, ट्राई लॉक, ठीक है, एक्वायर करने की कोशिश करो। अगर आपको मिल गया बहुत बढ़िया, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करो, जो भी आपको काम करना था करो। यहां पे आप लिख सकते हो एल्स, अगर आपको लॉक नहीं मिला तो क्या करना है, तो यहाँ पे आप एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लिख सकते हो, ठीक है। कि बाई चांस मुझे लॉक नहीं मिलता तो मैं कुछ और काम परफॉर्म कराना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी थ्रेड ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाए, ब्लॉकिंग स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये काम कर सकता हूँ जो मैं सिंक्रोनाइज के साथ नहीं कर सकता था, और ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल कोड आ जाएगा वही वाला कि ट्राई, यहाँ पे डू समथिंग, और आपका फाइनली में आप क्या करोगे, लॉक को अनलॉक कर दोगे, लॉक डॉट अनलॉक, लॉक डॉट अनलॉक। ये सब तो वो कोड है कि अगर आपको लॉक एक्वायर हो गया, पर अगर नहीं एक्वायर हुआ तो आपका एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। पर यहाँ पे ना हमें ये चीज़ तो याद रखनी है कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप अनलॉक कॉल करना भूल गए तो आपकी थ्रेड लॉक रह जाएगी, बाकी थ्रेड सेंटर नहीं कर पाएगी। तो ये हमारी मैनुअली जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कॉल करें और उसको हमेशा फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखें, ताकि इन केस इस ट्राई के अंदर कुछ एक्सेप्शन आ जाए तब भी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो और हमारी थ्रेड लॉक को रिलीज करके जाए, है ना। अब वापस से जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसको रीइंट्रेंट क्यों कहते हैं, इसको रीइंट्रेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज एक ही थ्रेड, लेट से एक थ्रेड है T1, कैन एक्वायर दिस लॉक मल्टीपल टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं सेम थ्रेड कैन एक्वायर लॉक मल्टीपल टाइम। अब क्या मतलब इस लाइन का, हमने लिख तो दिया सेम थ्रेड कैन एक्वायर लॉक मल्टीपल टाइम्स, पर इसका मतलब समझते हैं। मतलब ये कि जो आपका लॉक का ऑब्जेक्ट है ना, लेट से ये लॉक, आप क्या कर सकते हो, आप कुछ इस तरीके का कोड लिख सकते हो। आप पहले करोगे इसको लॉक, लॉक डॉट लॉक, ठीक है, एक बार। आप इसको दोबारा से लॉक कर सकते हो, लॉक डॉट लॉक, दो बार। आप इसको दोबारा लॉक कर सकते हो, लॉक डॉट लॉक, तीन बार। बेसिकली एक थ्रेड इस लॉक ऑब्जेक्ट को बार बार लॉक कर सकती है, जैसे हमने यहाँ पे तीन बार लॉक किया।
पर अब बस कंडीशन ये है कि जब आपने क्रिटिकल सेक्शन का काम परफॉर्म कर लोगे उसके बाद आपको रिलीज भी 3 बार करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे अनलॉक 1 बार, अनलॉक 2 बार और अनलॉक 3 बार, क्योंकि आपने 3 बार लॉक को लॉक किया था, राइट? कुछ इस तरीके से, ठीक है? ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका फायदा क्या है? ये तो देखने में लग रहा है अननेसेसरी है, एक बार लॉक करके आपको लॉक मिल गया तो आपको 3 बार लॉक क्यों करना है ना? ओके, फायदा ये है कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके का कोड है, लेट्स से मेरे पास है एक मेथड ए, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेथड ए का एक कोड लिखा हुआ है जो क्या करता होगा, सबसे पहले लॉक को एक्वायर करता होगा। हम लिखते होंगे लॉक डॉट लॉक, ठीक है? अब लॉक मान लो एक ऑब्जेक्ट होगा रिंटेंट लॉक टाइप का जो ऊपर डिक्लेयर्ड होगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर, राइट, हम एक नया मेथड बी कॉल कर देते हैं, मेथड बी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे फाइनली के अंदर हम लॉक को रिलीज कर देते हैं। हम लिख देते हैं लॉक डॉट अनलॉक, राइट, कुछ इस तरीके से, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ यहाँ तक। तो ये तो हो गया हमारा मेथड ए। अब आप सोचो, ये जो मैंने यहाँ पे मेथड बी कॉल किया है ये कुछ ऐसा दिखता होगा कि हमारे पास होगा मेथड बी, और मैं चाहता हूँ ये भी लॉक के अंदर काम हो, तो मैं यहाँ पे भी दोबारा लॉक को एक्वायर कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ लॉक डॉट लॉक, ठीक है? और यहाँ पे मैं अपना कुछ काम करूंगा, लेट्स से इसका ट्राई ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे डू समथिंग, और फिर हम क्या करते हैं, फाइनली में इसको भी रिलीज कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ लॉक डॉट रिलीज या अनलॉक, सॉरी, कुछ इस तरीके से। अब आप सोचो यहाँ पे अगर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब ये रन होगा मेथड, मैंने लॉक को 2 बार ऑक्यूपाई नहीं किया। सबसे पहले मेरा फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड ए के अंदर आया, मैंने कहा लॉक डॉट लॉक, ठीक है? मैंने बेसिकली हमारा जो लॉक ऑब्जेक्ट था, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, हाँ, तो जो हमारा लॉक ऑब्जेक्ट था उस पे मैंने लॉक ले लिया, है ना? सिंपल सी बात है। फिर मैं अंदर घुसा, मैंने कहा मेथड बी कॉल हो रहा है, ठीक है? फिर मैं मेथड बी में गया, वहां पे दोबारा इसी लॉक मेथड पे मैं दोबारा लॉक ले रहा हूँ, यानी कि सेम थ्रेड ले रही है, क्योंकि एक थ्रेड T1 जो यहाँ पे एंटर करी होगी वही थ्रेड T1 दोबारा लॉक नहीं ले रही है ना? ओके, वो दोबारा इसके अंदर एंटर कर जाएगी, वो अपना काम परफॉर्म करेगी, हम एक बार अनलॉक करेंगे, और यहाँ इसके बाद मेथड खत्म हो गया तो वापस जाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ का ट्राई ब्लॉक खत्म हो गया, फिर हम आएंगे फाइनली पे और फिर दोबारा अनलॉक करेंगे। तो 2 बार हमने लॉक लिया, 2 बार हमने अनलॉक किया, है ना? और हम फिर फाइनली कहाँ आ गए, अपने पूरे के पूरे मेथड ए से बाहर आ गए, राइट? ये करना बिल्कुल पॉसिबल है रिंट्रेंट लॉक में। कुछ ऐसे लॉक है जो भी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें ये करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आप चले जाओगे डेड लॉक में, आपकी डेड लॉक में थ्रेड चली जाएगी, ठीक है? कि आप एक ही थ्रेड पे सेम लॉक बार बार ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ठीक है? पर इसमें आप ये कर सकते हो। इंटरेस्टिंगली हम अभी तक जो अपना सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक पढ़ रहे थे ना, वो भी रिंट्रेंट होता है। सिंक्रोनाइज्ड में भी आप ये कर सकते हो, सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है? तो बेसिकली आप सिंक्रोनाइज्ड में भी ऐसा कोड लिख सकते हो कि आपने लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है? तो बेसिकली आप सिंक्रोनाइज में भी ऐसा कोड लिख सकते हो कि अगर मान लो ये मेथड सिंक्रोनाइज्ड होता, मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा रखा होता, तो मुझे इसको लॉक और अनलॉक खुद से करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे बीच में लेट से मैंने मेथड बी कॉल किया होता, तो इस मेथड बी में भी मैं अपना सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा सकता था। तो एक तरह से वही हुआ कि पहले थ्रेड T1 आई इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में, तो उसने लॉक को एक्वायर किया होगा, फिर वो गई इस मेथड बी में, उसने दोबारा सिंक्रोनाइज ब्लॉक देखा, यानी कि उसने सेम ऑब्जेक्ट पे दोबारा लॉक को ऑक्यूपाई किया होगा, है ना? अब दोनों में सिंक्रोनाइज लगा है और दोनों एक ही क्लास के मेथड्स है, मेथड ए मेथड बी, तो वो क्या कर रहे होंगे, लेट से क्लास एक्स के मेथड है, तो ये इस एक्स के किसी ऑब्जेक्ट स्मॉल एक्स पे तो लॉक ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, है ना? तो अब उसमें भी 2 बार कर सकते हैं। ओके, तो सिंक्रोनाइज्ड भी हमारा इसी तरह काम करता है रिंट्रेंट की तरह। हम बस यहाँ पे रिंट्रेंट की खास बात जो है वो ये नहीं है कि वो मल्टीपल टाइम्स लॉक कर सकता है, उसकी खास बात ये है कि हमारे पास ट्राई लॉक नाम का मेथड है, ट्राई लॉक, कि अगर आप लॉक नहीं कर रहे तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास और भी मेथड है, जैसे कि हम कुछ थोड़ी देर के लिए टाइम आउट सेट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए लॉक को एक्वायर करने की कोशिश करनी है। अभी हम मेथड देखेंगे तो आपको समझ आएगा, पर आई होप आपको पता लगा होगा कि सिंक्रोनाइज्ड भी हमारा रिंट्रेंट है बाय डिफॉल्ट। तो रिंट्रेंट की खास बात ये नहीं है कि उसको आप बार बार लॉक कर सकते हो, उसकी खास बात ये है कि सिंक्रोनाइज के अलावा उसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो हमें मैनुअल कंट्रोल देते हैं, ज़्यादा कंट्रोल देते हैं हमारे लॉक के ऊपर, नॉट जस्ट रिंट्रेंट, बाकी भी हम जो लॉक्स पढ़ेंगे वो सब आपको ज़्यादा कंट्रोल देते हैं, ठीक है? ओके, तो अब ना एक बार सारे इंपॉर्टेंट मेथड देखते हैं जो भी हमारे रिंट्रेंट लॉक के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिंट्रेंट लॉक, ठीक है? इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड कॉल कर सकते हैं एक बार वो देखते हैं। तो एक तो बहुत सिंपल है डॉट लॉक, ये तो हमने देख ही लिया, लॉक करने के काम आएगा। एक हमने देख लिया डॉट अनलॉक, ये आपको पता है अनलॉक करने काम आएगा। और अगेन सिंक्रोनाइज की तरह ही अगर आपने किसी थ्रेड पे अनलॉक कॉल किया जो ऑलरेडी लॉक नहीं थी, तो वो आपको एक्सेप्शन देगी, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, ये हमें पता ही है, इलीगल मॉनिटर स्टेट, है ना? इस एक्सेप्शन के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है। अब जो तीसरा मेथड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो था ट्राई लॉक, इसको भी हमने यूज करके देखा था। आप क्या कह सकते हो, इस एक इफ ब्लॉक के अंदर कुछ ऐसा कोड लिख सकते हो कि आप इफ ट्राई लॉक, लॉक को ऑक्यूपाई करने की करो कोशिश, अगर मिल जाता है तो बढ़िया, अपना नॉर्मल काम करो, नहीं मिल पाता तो यहाँ पे मैं एक एल्स ब्लॉक लिख सकता हूँ जिसमें मैं थ्रेड को बता सकता हूँ कि और वो ऑल्टरनेट क्या काम कर सकती है अगर उसको लॉक एक्वायर नहीं होता है, ना कि इसको मैं डायरेक्टली ब्लॉकिंग स्टेट में डाल दूँ।
अब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारे पास एक टाइम आउट सेट करने का अल्टरनेटिव होता है, तो यहाँ पे मेरे पास ट्राई लॉक का एक ओवरलोडेड मेथड है ट्राई लॉक, और यहाँ पे मैं दे सकता हूँ कुछ टाइम आउट, ठीक है, और यहाँ पे टाइम यूनिट भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अभी बताऊंगा इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, पर मेनली ट्राई लॉक जब मैं टाइम आउट देता हूँ तो लेट से मैं लिख सकता हूँ ट्राई लॉक 2 कॉमा टाइम यूनिट डॉट सेकेंड्स सेकेंड्स, ठीक है। ये क्लास है टाइम यूनिट, स्टैटिक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे टाइम से रिलेटेड चीजें डिक्लेयर है, जैसे सेकंड्स होगा, मिनट्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना नॉर्मल कोड जो भी मुझे काम करना है, और ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, अगर 2 सेकंड के अंदर इस थ्रेड को लॉक एक्वायर हो जाता है तो होगा, नहीं तो हम अपना नॉर्मल कौन से ब्लॉक में आ जाएंगे, हम सीधा आ जाएंगे एल्स ब्लॉक में। अगर लॉक एक्वायर नहीं होता तो क्या करना है, ठीक है। तो नॉर्मल जो ट्राई लॉक था वो क्या करता था, देखेगा लॉक एक्वायर कर सकता है, और अगर तुरंत नहीं कर सकता सीधा एल्स में आ जाएगा। पर ये वाला जो ट्राई लॉक है वो 2 सेकंड तक वेट करके देखेगा कि चलो मैं अभी लॉक को एक्वायर नहीं कर सकता, क्या मैं अगले सेकंड कर सकता हूँ, क्या मैं अगले सेकंड कर सकता हूँ। 2 सेकंड वेट करेगा, अगर तब भी लॉक एक्वायर नहीं हो रहा तब जाकर के वो एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है। तो इसमें इतना सा फर्क है। अब अगला मेथड हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं, वो है हमारा इज लॉग्ड। इज लॉग्ड, तो ये नाम से समझ आ रहा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे, लेट्स से लॉग डॉट इज लॉग्ड, और हमें ये बताता होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी थ्रेड द्वारा लॉक है या नहीं, है ना। तो ये बेसिकली ट्रू फॉल्स आंसर देगा, बूलियन आंसर देगा हमें, ओके। पर ये मेथड ना जनरली हम सिर्फ मॉनिटरिंग या डिबगिंग पर्पस के लिए ही यूज करते हैं, प्रोडक्शन पे इसका कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब चेक कर रहे होते हैं ना लॉग डॉट इज लॉग्ड और आंसर आ जाए फॉल्स, तो उस प्रोसेस के बीच में भी हो सकता है कोई लॉक एक्वायर हो गया हो, तो ये एटॉमिक ऑपरेशन नहीं होता, अंदर से हो सकता है इस ऑपरेशन के बीच में लॉक एक्वायर हो गया हो पर हमें आंसर मिल जाए फॉल्स, और हमें एक फॉल्स होप हो जाए कि लॉक एक्वायर नहीं हुआ है। अगला मेथड है इज हेल्ड बाय करंट थ्रेड। इज हेल्ड बाय करंट थ्रेड, ये बस चेक करने काम आता है कि जो करंट थ्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो रही है क्या वही इस लॉक को होल्ड करती है, अगर ऐसा है तो आप कुछ काम परफॉर्म करा सकते हो। तो आपने लेट से कुछ ऐसा लिखा कि इफ लॉक डॉट इज हेल्ड बाय करंट थ्रेड, अगर ऐसा है तो आप कर दो लॉक डॉट अनलॉक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर करंट थ्रेड ऑक्यूपाई करती है तो ही अनलॉक करना, नहीं तो कुछ और कर सकते हो। ऑल दो ये मेथड्स बहुत रेयर यूज होते हैं। ऐसे ही कुछ और रेयर यूज मेथड्स हैं, एक है गेट होल्ड काउंट, राइट, जो आपको बताएगा कि जैसे मैंने कहा था रिट्रेंट लॉक में आप एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही थ्रेड से मल्टीपल टाइम्स लॉक कर सकते हो, तो आपको काउंट बताएगा कि एक थ्रेड T1 ने एक ऑब्जेक्ट लॉक को कितनी बार लॉक किया हुआ है, लेट्स से 2 बार, 3 बार, 4 बार वगैरह वगैरह, ओके। इंटरेस्टिंगली इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा था ना सिंक्रोनाइज्ड में भी, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर होता है एक लॉक और उसके पास कुछ डिटेल होती है ना, कि कौन सी थ्रेड ने मुझे ऑक्युपाई किया हुआ है एंड और भी नेसेसरी इंफॉर्मेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम तरीके से कि हमारे पास जो रिट्रेंट लॉक होता है ना, यहाँ पे रिट्रेंट लॉक, वो भी 2 इंफॉर्मेशन कैरी करता है। एक तो हमारे एक तो पेरेंट थ्रेड की इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं पेरेंट थ्रेड कि किसने इस लॉक को ऑक्युपाई किया हुआ है, और दूसरा काउंट, कितनी बार ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे काउंट की वैल्यू 3 है तो इस गेट होल्ड काउंट मेथड का आंसर होना चाहिए 3, यानी कि उसको 3 बार ऑक्युपाई किया है, अब इसको 3 बार ही अनलॉक करना पड़ेगा पूरी तरह इस रिट्रेंट लॉक को रिलीज करने के लिए, ठीक है। अब अगला बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और अगेन इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, वो है इज फेयर। ये पता लगाने के लिए कि हमारा जो रिट्रेंट लॉक है वो फेयरली चल रहा है या नहीं। अब फेयर की डेफिनेशन हमने ऊपर दी थी कि अगर स्टारवेशन नहीं हो रही तो फेयर है, और स्टारवेशन हो रही है तो फेयर नहीं है, ठीक है। अब फेयर का मतलब है कि देखो मैंने कहा था ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स लेट से वेट कर रही हैं, T1, T2, T3, T4 एंटर होने के लिए। अब हो सकता है अभी एंटर नहीं कर पा रही क्योंकि कोई और थ्रेड यहाँ पे ऑलरेडी होगी। अब इसके बाद किसको बारी मिलनी चाहिए ये डिपेंड करेगा कि पहले कौन आया। तो हो सकता है T1 सबसे पहले आया, फिर लेट से T3 आया, फिर T2 आया, और फिर T4 आया। तो ये इनके टाइम थे, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 4 है ना। तो इसका मतलब इस बार एंट्री मिलनी चाहिए हमारे T1 को, उसके बाद मिलनी चाहिए T3 को, उसके बाद T2 को, और उसके बाद T4 को। तो बेसिकली इनके वेटिंग टाइम के हिसाब से जितने लंबे टाइम तक ये ब्लॉक रहे होंगे उस हिसाब से हम यहाँ पे इनको एंट्री दे रहे हैं। तो हम कहेंगे हमारा जो है फेयर है रिट्रेंट लॉक। अगर ऐसा नहीं हो रहा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या CPU किसी को भी एंट्री दे देते हैं, और हो सकता है जो T1 सबसे पहले आया हो सकता है उसको लास्ट में एंट्री मिले, तो हम बोलेंगे हमारा जो लॉक है वो है अनफेयर, ठीक है। अनफेयर में आपको पता है स्टारवेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टारवेशन, और यहाँ पे स्टारवेशन के चांसेस नहीं होते क्योंकि जो जितना पहले आया होगा उसको उतना जल्दी चांस मिलेगा, ओके।
तो बिल्कुल क्यू डेटा स्ट्रक्चर की तरह होता है काम यहाँ पे। अब हम अपने रीइंट्रेंट लॉक को फेयर या अनफेयर कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल है। जब हम अपने कोड में लिखते हैं, लेट्स से मैंने रीइंट्रेंट लॉक का ऑब्जेक्ट बनाया, रीइंट्रेंट लॉक L1 इक्वल टू न्यू रीइंट्रेंट लॉक। अगर मैं सिंपली ऐसे बना दूंगा तो ये हमेशा एक अनफेयर ब्लॉक बनता है, ठीक है। यानी कि ये किसी को भी एक्सेस दे सकता है थ्रेड में घुसने का, कोई देखता नहीं है कि उसका वेटिंग, कोई नहीं देखता कि उसका वेटिंग टाइम या ब्लॉकिंग टाइम कितना है। अगर आपको एक फेयर लॉक बनाना है तो आप लिखोगे रीइंट्रेंट लॉक L2 इक्वल टू न्यू अगेन रीइंट्रेंट लॉक, और यहाँ पे पास कर दोगे ट्रू, ठीक है, पैरामीटर में ट्रू पास कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल लेता होगा वो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड होगा हमारा, जिसमें एक बार वो बूलियन वैल्यू लेता होगा ये देखने के लिए कि आपको इसको फेयर बनाना है। अगर आपने ट्रू पास कर दिया तो इसका मतलब फेयर बनाना है। अब आप L2 डॉट इज फेयर जब भी कॉल करोगे, L2 डॉट इज फेयर, तो आपका आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अब याद रखना जो मैंने कहा था ना कि थ्रेड्स को लॉक मिलेगा उनके वेटिंग टाइम से, तो ये भी ना अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्स। जरूरी नहीं है कि हर बार उनको एग्जैक्टली वेटिंग टाइम से मिले, क्योंकि आपको पता है जावा बहुत ज्यादा हिंटर नहीं कर सकती, आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सीपीयू ही डिसाइड करते हैं। पर हाँ मोस्टली मिल जाता है, पर हाँ अप्रोक्सीमेट है, कभी कभार थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। ये थे इनके इंपॉर्टेंट मेथड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं अपने सेकंड तरह का लॉक, जो कि था रीड राइट लॉक, ठीक है, रीड राइट लॉक। अब देखते हैं ये लॉक क्या कहते हैं। अभी तक ना हमने चाहे सिंक्रोनाइज पढ़ा हो या रीइंट्रेंट पढ़ा हो, हमेशा क्या होता था, हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन होता था उसमें एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करती थी, ठीक है। तो लेट्स से ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, ये वाला। इसमें अगर एक थ्रेड एंटर कर रही है, मल्टीपल मैं लेता हूँ T1 T2 T3 जो वेट कर रही है, इसमें एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करती थी, है ना। पर कई बार ना ऐसा होगा कि आप चाहोगे कि मल्टीपल थ्रेड एंटर कर जाए, क्योंकि वो कोई नुकसान नहीं करेगी, राइट। मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन को छेड़ेगी नहीं और दूसरी थ्रेड के लिए कुछ भी चेंज नहीं कर देगी। कैसे? आप इमेजिन करो कि अभी तक हम एक रिसोर्स किसे कहते हैं, रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स कुछ भी हो सकती है, लेट से कोई फाइल हो सकती है ना, कोई डेटाबेस हो सकता है, कोई कैश हो सकती है ना, वगैरह वगैरह। रिसोर्स इनमें से कुछ भी हो सकती है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे सिर्फ वैल्यू को रीड करना है इन रिसोर्स में जाके, मुझे फाइल में से कुछ रीड करना है, डेटाबेस में से, कैश में से सिर्फ कुछ रीड करना है, तो क्या रीड करने के लिए मैं कुछ चेंज करता हूँ फाइल में, डीबी में, कैश में? आंसर है बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट कई बार हम इनको सिर्फ रीड ओनली बनाते हैं, रीड ओनली। आपने देखा होगा कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी रीड ओनली होते हैं कि आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कि रीडिंग तो हमेशा सेफ है ना। तो मैं लिख सकता हूँ जो हमारी रीडिंग है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, है ना। प्रॉब्लम आती है राइटिंग में, कि अगर मैं फाइल में एंटर कर रहा हूँ और कुछ राइट कर रहा हूँ, है ना, तो मैं इस फाइल में कुछ चेंज कर रहा हूँ। अब अगर इस फाइल में, जो भी हमारी ये फाइल है, इसमें मल्टीपल थ्रेड्स T1 T2 घुसी हुई हैं और दोनों राइट करने की कोशिश कर रही हैं, तो या तो वो एक दूसरे को ओवरराइड कर देंगी, या फिर T1 कुछ चेंज कर देगी जो T2 को पता ही नहीं चलेगा, कोड विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, वगैरह वगैरह, है ना। यानी कि राइटिंग में इशू है, राइटिंग वो डिस्ट्रक्टिव है। तो रीड राइट लॉक ना यहां पे ये कहता है कि अगर रीडिंग सेफ है और राइटिंग डिस्ट्रक्टिव है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा लॉक बनाऊं जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स जो इनमें सिर्फ रीडिंग करना चाहती है वो एक साथ एंटर कर जाए, पर अगर कोई थ्रेड राइट करना चाहती है तो वो एक बार में एक ही थ्रेड एंटर करे, उसको वो एक्सक्लूसिव लॉक मिले, ठीक है। ओके, तो यहां पे टर्म आता है हमारा एक्सक्लूसिव लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक और शेयर्ड लॉक, शेयर्ड लॉक। हम कहते हैं अगर बहुत सारी थ्रेड्स, लेट से हमने कुछ थ्रेड्स बनाई हैं, T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, वगैरह वगैरह, जो सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन से डेटा को रीड करना चाहती हैं, तो वो हो जाएंगी शेयर्ड लॉक में, यानी कि वो मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एंटर कर पाएंगी। और अगर कोई भी थ्रेड इस रिसोर्स में कुछ चेंज करना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करके, तो उसको हम देंगे एक एक्सक्लूसिव लॉक, यानी कि अगर मान लो कोई थ्रेड T4 है तो उसको इकलौता लॉक मिलेगा, उसके अलावा कोई और एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, लॉक को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। हमारे पास आता है रीड राइट लॉक, ठीक है, जो खुद एक इंटरफेस है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक, क्योंकि ये अंदर से रीइंट्रेंट ही होता है। रीइंट्रेंट का मतलब आपको पता ही है, एक थ्रेड एक ही लॉक को बार बार लॉक कर सकती है, उसके बारे में देखेंगे। पर ये ना हमें दो तरह के लॉक्स देते हैं, एक है रीड लॉक और एक है राइट लॉक, ठीक है। ये वही है कि जो हमारा रीड लॉक होगा वो होगा शेयर्ड लॉक, और जो राइट लॉक होगा वो हमारा एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि राइट हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है, शेयर्ड हमारा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता,
ठीक है, तो इसको बनाते कैसे, इसको हम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं लिखूंगा रीड राइट लॉक, लेट्स से लॉक इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे ये मैंने कहा था क्योंकि एक इंटरफेस है रीड राइट लॉक, तो इसको इंप्लीमेंट करती है एक क्लास जिसका नाम है रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक। ठीक है, तो ये इसकी इंप्लीमेंटेशन है रीड राइट लॉक। और ये क्या करती है, ये मुझे एक रीड राइट लॉक का एक ऑब्जेक्ट लाके देती है लॉक। अब इस रीड राइट लॉक में ये जो मुझे लॉक मिलता है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि अगर मल्टीपल थ्रेड सिर्फ रीड करना चाहती हैं तो ये उनको एक साथ एंटर करने देगा। अगर कोई थ्रेड सिर्फ राइट करना चाहती है तो सिर्फ इकलौती उसी थ्रेड को एंटर करने देगा। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मल्टीपल रीडर्स आर अलाउड टुगेदर, मल्टीपल रीडर्स अलाउड टुगेदर। अगर मान लो वन राइटर हुआ तो भाई सिंगल अलाउड। ठीक है, उसको कोई और अलाउ नहीं कर सकता, मतलब वो किसी और के साथ अलाउ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लो लेट्स से वन राइटर हुआ प्लस वन रीडर हुआ तो नहीं करेंगे अलाउड ऑब्वियसली, है ना, एक बार में एक ही थ्रेड को अलाउ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर राइटर को हम स्पेस देते हैं तो हम रीडर को नहीं दे सकते। अगर राइटर ने लॉक ले लिया तो एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया। आप मान के चलो अगर राइटर ने लॉक ले लिया तो एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया इस एरिया का। अगर इसके अंदर एक राइटर घुस गया तो चाहे कितने भी रीडर या राइटर वेट कर रहे हो वो करते रहेंगे नॉर्मल थ्रेड की तरह। पर अगर इसके अंदर घुसा है एक रीडर तो बाकी रीडर भी इसके अंदर इजीली घुस जाएंगे, यानी कि मल्टीपल रीडर्स यहाँ हो सकते हैं पर राइटर वेट करता रहेगा, है ना। तो रीडर्स हमारे शेयर्ड हैं और राइटर हमारा इकलौता है। अगर कोई रीडर लॉक लेता है तो उसके अंदर और रीडर्स घुस सकते हैं पर राइटर नहीं घुस सकता। पर अगर कोई राइटर लॉक लेता है तो उसके अंदर ना तो कोई रीडर घुस सकता है ना कोई और राइटर घुस सकता है, क्योंकि एक्सक्लूसिवली लॉक ले लेता है। ओके, ठीक है, तो ये जो मेरी रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक क्लास है ये मुझे लाके देती है एक रीड राइट लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको मैं अभी तक लॉक बोल रहा हूं। अब ये तो रीड राइट लॉक टाइप का इंटरफेस है, ठीक है, पर अभी तक तो मैं एक लॉक इंटरफेस के बारे में पढ़ रहा था, है ना। अब जब आप इस लॉक ऑब्जेक्ट के ऊपर लेट्स से इस लॉक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो मेथड कॉल करोगे, एक कॉल करोगे रीड लॉक और एक आप कॉल कर सकते हो राइट लॉक। तो ये आपको एक रीड लॉक देगा और एक आपको राइट लॉक देगा। रीड लॉक आपको पता है शेयर्ड लॉक है, ये आपका एक्सक्लूसिव लॉक है, ठीक है। और ये जो आपको ऑब्जेक्ट लाके देगा ना, ये दोनों ये आपको ऑब्जेक्ट लाके देंगे लॉक टाइप के, ठीक है। तो लेट्स से इसको मैं RL बोल देता हूँ क्योंकि रीड लॉक है और इसको मैं WL बोल देता हूँ क्योंकि राइट लॉक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का काम होता है। सबसे पहले हमारे पास एक रीड राइट लॉक नाम का इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन रीड राइट लॉक। अब इस लॉक पे जो कि रीड राइट लॉक टाइप का है, जब मैं एक मेथड रीड लॉक कॉल करूंगा तो मुझे एक लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। जब मैं राइट लॉक कॉल करूंगा तो अगेन मुझे एक लॉक टाइप का ऑब्जेक्ट मिलेगा। पर जब मैंने रीड लॉक कॉल किया था ये मुझे देगा एक शेयर्ड लॉक, और जब मैंने राइट लॉक कॉल किया था तो मुझे मिलेगा एक एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। जो कि शेयर्ड और एक्सक्लूसिव क्या होते हैं हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। अब ना इसको फटाफट एक बढ़िया से एग्जाम्पल में जाके देखते हैं, और उस एग्जाम्पल का नाम है अगेन जावा की एक और क्लासिक मल्टी थ्रेडिंग प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम। रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है, अब बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ आ रहा होगा। आप मान लो हमारे पास मल्टीपल राइटर्स हैं W1 W2 W3 और हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रीडर्स हैं R1 R2 R3, ठीक है। अब क्या होता है, ये राइटर्स इस डेटा में लेट्स से कोई रिसोर्स है, ठीक है, इस रिसोर्स में कुछ राइट करते हैं। मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ एक फाइल है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आप कोई फाइल बनाते हो लेट्स से गूगल डॉक्स पे और उसको आप सबके साथ शेयर कर देते हो, तो आपने बहुत लोगों के साथ शेयर किया जो उसको एडिट भी कर सकते हैं, तो वो सारे राइटर्स हैं, और कुछ ऐसे लोगों के साथ भी शेयर किया जो सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, मतलब रीड ओनली मोड में, तो वो आपके लिए रीडर्स हो गए। अब ये सारे लोग जो इसमें एडिट कर सकते हैं इसमें कुछ ना कुछ डाल रहे होंगे। लेट्स से राइटर 1 ने यहाँ पे कुछ नाम डाल दिया, राइटर 2 ने कुछ और एडिट कर दिया, राइटर 3 ने हो सकता है इसको ओवरराइड कर दिया एंड सो ऑन। और रीडर्स क्या कर रहे होंगे, सिर्फ यहाँ से जो भी वैल्यू है उसको रीड करने का काम कर रहे होंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल राइटर्स अगर हमने लॉकिंग मैकेनिज्म का यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो एक दूसरे को ओवरराइड करना शुरू कर देंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक बार में एक ही राइटर एंटर कर पाए, है ना। अगर W1 इसमें कुछ चेंज कर रहा है तो बाकी थ्रेड्स वेट करें, और अगर रीड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल रीडर्स एक साथ एंटर कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग में तो हम कुछ चेंज नहीं करते ना, मॉडिफाई नहीं करते, है ना। तो ये है रीड राइट प्रॉब्लम, ठीक है। ये भी एक क्लासिक प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो भी हमारा गूगल डॉक्स हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा शेयर्ड रिसोर्स जैसे कि हम कैश को शेयर करते हैं, DB को शेयर करते हैं, वो सब अंदर से एक रीड राइट प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक खुद का ऐसा एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जैसे गूगल डॉक्स की तरह, तो आपको अंदर से इसी प्रॉब्लम को टैकल करना पड़ेगा, है ना। मल्टीपल रीडर्स, मल्टीपल राइटर्स और यहाँ पे आपकी शेयर्ड रिसोर्स। ओके, तो एक बार चलते हैं कोड में और फटाफट ना इस रीड राइट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यूजिंग अवर रीड राइट लॉक। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने demo2.java करके एक फाइल बना रखी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी एक क्लास बनाते हैं, लेट्स से शेयर्ड डेटा या शेयर्ड रिसोर्स बोल लेते हैं इसको, ठीक है।
शेयर्ड रिसोर्स, और इसके पास रखते हैं अपनी एक वैल्यू, लेट्स से प्राइवेट इंट वैल्यू जो इनिशियली 0 है, और हम इसी में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं अभी के लिए पूरी की पूरी फाइल नहीं बना रहा, मैं बस एक इंटीजर बना रहा हूँ वैल्यू, जैसे हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में भी बनाया था। बस याद रखना ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर कंज्यूमर से अलग है, क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहती है कि एक प्रोड्यूस कर रहा है, एक कंज्यूम कर रहा है, और जो कंज्यूम करता है वो यहाँ से वैल्यू को छीन लेता है, चेंज कर देता है। पर यहाँ पे हमारे पास रीडर राइटर्स हैं, रीडर सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को देख रहे हैं और राइटर यहाँ पे वैल्यू को एडिट करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है जो रीडर्स है वो कोई पुरानी वैल्यू ना देख ले, या फिर राइटर एक दूसरे में ओवरराइड ना कर दे, है ना। इसके अलावा मैं यहाँ पे दो मेथड बनाता हूँ, एक लेट से पब्लिक इंट रीड, ठीक है, जो क्या करेगा, जो बस इस वैल्यू को रीड करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कर सकता हूँ रिटर्न वैल्यू, ओके। और एक मैं मेथड बनाता हूँ, अभी मैं कोई लॉक नहीं लगा रहा, सिंपल बना रहा हूँ, पब्लिक वॉइड राइट, जो ऑब्वियसली एक न्यू वैल्यू ले लेगा, न्यू वैल्यू, और क्या करता होगा, इस वैल्यू में न्यू वैल्यू डाल देता होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक ने बस वैल्यू को रीड किया, एक ने वैल्यू को राइट किया, यहाँ पे इंट आएगा, ओके। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म, क्योंकि अगर मल्टीपल लोग राइट में घुसे तो वो तो ओवरराइड कर देंगे इस वैल्यू को, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम लगते हैं अपना एक रीड राइट लॉक। तो मैं लिखता हूँ रीड राइट लॉक, इसका मैं नाम रखता हूँ, लेट्स से रीड राइट लॉक ही इसका नाम रखते हैं, रीड राइट लॉक इक्वल टू न्यू, और आपको पता है हमारे पास क्लास का नाम है रीट्रेंट रीड राइट लॉक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, रीड राइट लॉक आपको पता है एक इंटरफेस है, और रीट्रेंट रीड राइट लॉक आपको पता है एक क्लास है। अब हमें एक रीड राइट लॉक तो मिल गया, अब इसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉक, एक हमें मिलेगा रीड लॉक, और वो कैसे मिलेगा, इस रीड राइट लॉक पे अगर हम कॉल कर दें डॉट रीड लॉक, कुछ इस तरीके से, इसका नाम भी RL कर लेते हैं ताकि इजी रहे, ओके। ठीक है, और एक कर लेते हैं राइट लॉक, और वो कैसे मिलेगा, इसी अगेन रीड राइट लॉक में हम कॉल कर दें राइट लॉक, ओके। तो ठीक है, ये हमारे पास कोड है, इसको अलग कर लेते हैं, जो हमारी बेसिकली वैल्यू है, और हमारे लॉक्स को अलग कर लेते हैं। तो ये है हमारा रीड राइट लॉक एक ही, और ये तो हमें दो लॉक ला के देता है, एक रीड लॉक और एक राइट लॉक। और आपको पता है रीड लॉक आपका शेयर्ड लॉक होता है, और ये आपका होता है एक्सक्लूसिव लॉक, एक्सक्लूसिव। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, रीड पे कौन सा लॉक लगाऊंगा, ऑब्वियसली शेयर्ड लॉक लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं लिख सकता हूँ रीड लॉक डॉट लॉक, तो मैंने इसको रीड लॉक से लॉक किया, यानी कि मल्टीपल थ्रेड इसमें आ सकती है अंदर। और यहाँ पे मैं अगेन अपना ट्राई ब्लॉक लिखता हूँ, ट्राई मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, रिटर्न वैल्यू, और फाइनली मैं इस लॉक को रिलीज करूंगा, फाइनली, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रीड लॉक डॉट अनलॉक, ठीक है, ओके। इवन आपको पता है अगर हम रिटर्न भी करते हैं तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होता ही होता है ना, ये तो खास बात है फाइनली की। अब सेम तरीके से मैं राइट लॉक पे चलता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे लॉक एक्वायर करता हूँ, कौन सा, ये राइट है, तो मैं यहाँ पे अपना WL यानी कि राइट लॉक एक्वायर करूंगा, तो मैं लिखूंगा राइट लॉक डॉट लॉक, ठीक है। फिर अगेन अपने ट्राई ब्लॉक के अंदर आऊंगा, और अपना ये वाला कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा, कुछ ऐसे। और फाइनली मैं कर दूंगा राइट लॉक डॉट अनलॉक, कुछ ऐसे, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन आपको पता है एक काम करते हैं, पहले जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ वैल्यू, तो यहाँ पे हम थ्रेड डॉट स्लीप करा लेते हैं 1 सेकंड का, ताकि थोड़ा सा गैप रहे, है ना, रीडिंग में और राइटिंग में। तो बेसिकली हमें दिखता रहेगा कि एक ही थ्रेड एंटर कर रही है या नहीं, ओके। तो कैच कर लेते हैं एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे भी खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। और सेम काम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट में भी कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे हम बनाते हैं दो थ्रेड, एक मैंने थ्रेड T1 बनाई इक्वल टू न्यू थ्रेड, दो थ्रेड नहीं एक ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है। दोनों क्या करेंगी, ऑब्वियसली मुझे शेयर्ड रिसोर्स का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शेयर्ड रिसोर्स, लेट्स से SR इक्वल टू न्यू शेयर्ड रिसोर्स, कुछ इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में नो इनपुट, एंड आप बस कॉल करो SR डॉट, एक को मैं बोलता हूँ रीड, ठीक है। तो ये मान लो हमारी रीडिंग T1 हमारी रीडिंग करती है, ऐसे मैं और थ्रेड्स बनाता हूँ रीडिंग के लिए, लेट से ये भी रीडिंग, ठीक है। तो T2 और T3 ये सिर्फ रीडर्स है। अब मैं 3 राइटर्स भी बना लेता हूँ इसी तरीके से, ठीक है। तो लेट से ये हमारे राइटर्स हो गए, ओके। तो हम इसका नाम रखते हैं T4, या एक काम करते हैं, इनकी रीडर्स है ना, तो इनका नाम रखते हैं R1 R2 R3, और इनका नाम रखते हैं W1 W2 W3, कुछ ऐसे, ओके। और ये SR का राइट कॉल करते हैं, तो लेट्स से ये राइट करता है वैल्यू 5, ये राइट कॉल करता है
वैल्यू 7 को, और ये राइट कॉल करता है वैल्यू 9 को, राइट कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। हमने वैल्यू इक्वल टू न्यू वैल्यू लिखा और हम यहाँ पे लिख देंगे थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट नेम गेट नेम, ये रहा गेट नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा चेंजेस वैल्यू टू, और कौन सी वैल्यू है हमारे पास, हमारे पास है वैल्यू, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और सेम हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी कि हमने रीडिंग क्या की है वैल्यू की। तो लेट से रिटर्न करने से पहले हम यहाँ पे लिखते हैं गेट नेम रीड्स वैल्यू एज वैल्यू, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमें करना है इन सारी थ्रेड्स को स्टार्ट, तो हमको सबको लिखना पड़ेगा R1 डॉट स्टार्ट, और ऐसे ही R2 R3 W1 W2 W3 सबको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबको स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे W1 W2 W3 आएगा, ओके। तो यहाँ पे सारी थ्रेड स्टार्ट हो गई हैं। अब मैं पहले बताता हूँ हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि ये जो थ्रेड्स R1 R2 R3 हैं, जो रीड कॉल कर रही हैं, ये वाला मेथड, ठीक है, ऑल्दो इसमें लॉक लगा है, पर इस पे लॉक लगा है शेयर्ड, ठीक है। यानी कि रीडिंग की थ्रेड सारी एक साथ एंटर करेंगी, यानी कि 1 सेकंड रुक के वो सीधा करेंगी, हम एक साथ वैल्यू रीड कर रहे हैं, ना कि एक एक बार। और जो राइटिंग की थ्रेड है वो इसमें एक एक करके ही एंटर करेंगी। तो एक बार मैं करता हूँ इनको रन, तो आप देखो, हाँ एक साथ एंटर करा तीनों थ्रेड ने 2 0 1, ऑल्दो किसी भी ऑर्डर में किया, लेकिन इन सब ने अलग अलग तरीके से वैल्यू को राइट किया। तो थ्रेड 3 ने लिखा 5, थ्रेड 4 ने लिखा 7, थ्रेड 5 ने लिखा 9। अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि रीडिंग वाली सारी एक साथ चल गई और पहले चल गई, तो उन्होंने सारी वैल्यू 0 0 0 ही रीड की, जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू थी, हमारे स्टैटिक वेरिएबल, हाँ वैल्यू 0 की। और उसके बाद जा करके इन तीनों ने वैल्यू को रीराइट किया, ठीक है। अब हम दोबारा अगर रीड करेंगे तो हमें सही वैल्यू मिल जाएगी। ऑल्दो हमने अभी क्या किया हुआ है, एक बार में एक ही थ्रेड को चला के छोड़ दिया है, पर जनरली हम क्या करते हैं, हम लूप करते रहते हैं, हम बार बार वैल्यू को रीड करते हैं, क्योंकि वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, ओके। पर मेजरली आपको समझ आ गया होगा कि शेयर्ड लॉक और एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है। ये क्योंकि हमारा शेयर था तो सारी थ्रेड एक साथ एंटर करा, और ये एक्सक्लूसिव था तो एक बार में एक ही राइट लॉक एंटर करा। अगर एक बार में एक थ्रेड एंटर करती है इसमें, लेट्स से राइट थ्रेड, उस टाइम पे ना तो कोई रीड थ्रेड एंटर कर सकती है, ना तो कोई राइट थ्रेड एंटर कर सकती है, राइट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कई लोगों का कि अगर मल्टीपल रीड्स अलाउड है एक ही रिसोर्स के अंदर, तो हमारे पास रीड लॉक नाम का मेथड एग्जिस्ट क्यों करता है, उनको डायरेक्टली एंटर करने दो। इसलिए एग्जिस्ट करता है कि अगर मल्टीपल रीडर्स एक रिसोर्स के अंदर घुसे हुए हैं, उस टाइम पे कोई राइटर उसके अंदर ना घुस जाए, सिंपल सी बात है ना। तो जैसे हमारी वहां पे अभी हमने कोड में देखा, रिसोर्स क्या थी, एक वैल्यू नाम का इंटीजर वेरिएबल था, है ना। तो अगर रीडर्स ने उस पर एक शेयर्ड लॉक लगा रखा है, तो कोई भी राइटर उस पर एक एक्सक्लूसिव लॉक नहीं लगा सकता, है ना। चाहे रीडर्स कितने मर्जी घुस जाए, पर राइटर एक भी नहीं घुस सकता। इसलिए हमारे पास रीड लॉक एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो सारे रीडर्स रीड करते, हमारे राइटर भी घुस जाता, है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती। अब अगेन ये भी फेयर या अनफेयर बनाया जा सकता है। आप बस क्या करो, जब आप लॉक डिक्लेयर करते हो, बेसिकली यहाँ पे इस वाली लाइन में आप बस यहाँ पे पास कर दो ट्रू, तो आपका वो फेयर लॉक बन जाएगा। और अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो वो आपका अनफेयर रहेगा। अब यहाँ पे ना फिर भी एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है हमारे रीड राइट लॉक में। स्टारवेशन की प्रॉब्लम कैसे आ सकती है, देखो क्या होता है ना, क्योंकि रीडर्स जो हैं, हमारे रीडर्स वो लगाते हैं हमारा शेयर्ड लॉक, और राइटर्स लगाते हैं एक्सक्लूसिव लॉक। तो एक्सक्लूसिव लॉक, जिसको हम शॉर्ट में एक्सएल लिखते हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव लॉक लेने का ना एक ओवरहेड होता है, राइट, क्योंकि ये एक बार में एक ही थ्रेड को मिलता है। पर शेयर्ड लॉक बहुत इजीली मल्टीपल थ्रेड्स को मिल जाता है, तो ये ज़्यादा सिंपल है। आप इमेजिन करो कि आपके पास है एक शेयर्ड रिसोर्स जिसमें ना मल्टीपल रीडर्स आए जा रहे हैं, तो R1 R2 R3 एंड सो ऑन, बहुत सारे आ रहे हैं। और एक राइटर R1 बहुत टाइम से बैठा है। अब हो सकता है कि ना ये रीडर्स तो आते रहे और इनको अंदर घुसने का मौका मिलता रहे, क्योंकि अगर एक बार में एक ही रीडर भी घुस गया तो वो शेयर्ड लॉक लगा देगा, जिसमें बाकी रीडर्स तो घुसते रहेंगे, R2 भी घुस गया, R3 भी, R4 भी, ये सारे साथ में घुस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सब अपना काम करते रहेंगे। अब R1 रीड करके चला गया, फिर R4 रीड करके, R2 R3, लेकिन और रीडर्स आए जा रहे हैं, है ना। लॉक अनलॉक ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि एक रीडर अनलॉक करता है, दूसरा उसको ऑक्यूपाई करके रखता है, और ये शेयर्ड लॉक है, शेयर्ड लॉक, है ना। तो बहुत सारे रीडर्स अगर आते रहेंगे तो राइटर्स वेट करता रह जाएगा, और राइटर के साथ प्रॉब्लम आ जाएगी अगेन स्टारवेशन की, ठीक है। तो ये हो सकता है कभी कभार, और इसको हम राइटर स्टारवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम स्पेसिफिकली राइटर स्टारवेशन बोलते हैं, और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ता है, और हमें यहाँ पे लिमिट करना पड़ता है कि कितने रीडर्स एक्सेस कर सकते हैं एक साथ, है ना, और राइटर को भी, ताकि प्रॉपर मौका मिले, ठीक है।
अब अगेन हम इस लॉक को कैसे बनाते हैं, रीइंट्रेंट रीड राइट लॉक लिख के, है ना। तो अगेन ये भी रीइंट्रेंट होता है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स हम एक ही थ्रेड को लॉक कर सकते हैं और उसको उतनी ही बार अनलॉक करना पड़ेगा, जो कि हमने रीइंट्रेंट के टाइम पे भी देखा था। यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है लॉक डाउनग्रेडिंग का। लॉक डाउनग्रेडिंग क्या मतलब? डाउनग्रेडिंग का मतलब सिंपल है कि अगर आपके पास है एक राइट लॉक, ठीक है, यानी कि एक्सक्लूसिव लॉक है, आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हो रीड लॉक पे। अगर मान लो आपको राइट करके तुरंत कुछ रीड करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, और ये बहुत यूजफुल है। कई बार ऐसा होता है आपने कुछ राइट किया और तुरंत आपको रीड करना है कि आपने क्या राइट किया, वो सही से राइट हुआ या नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, राइट लॉक लगाओगे, तुरंत उसको डाउनग्रेड करोगे और रीड लॉक लगा दोगे, ठीक है। लेकिन आप उल्टा नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते कि आपके पास रीड लॉक है, आपने उसको राइट लॉक में अपग्रेड कर दिया। वो तो आपको सिंपल सा रीजन पता है, अगर रीड लॉक है तो मल्टीपल रीडर्स भी घुस सकते होंगे, है ना। तो हम उसको शेयर्ड लॉक को एक्सक्लूसिव लॉक कैसे बना सकते हैं। पर हाँ, एक्सक्लूसिव को आप शेयर्ड बना सकते हो, ठीक है। इसका सिंपल तरीका कैसे है, आप मान लो ऐसा कोड लिखो, आप लिखो तो लेट्स से आपके पास था एक राइट लॉक, आपके पास था एक रीड लॉक, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, राइट लॉक को लॉक किया, राइट लॉक डॉट लॉक, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने कुछ ट्राई ब्लॉक लिखा, लेट्स से वैल्यू को मॉडिफाई करने वाला काम, वैल्यू को मॉडिफाई किया 100 से, ठीक है। तो आपने मॉडिफाई कर लिया, अब आप करना चाहते हो डाउनग्रेड, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले रीड लॉक को ऑक्यूपाई करोगे, तो रीड लॉक डॉट लॉक, पहले ऑक्यूपाई किया रीड लॉक को, ठीक है। उसके बाद फाइनली में राइट लॉक को छोड़ दिया, राइट लॉक को कर दिया अनलॉक डॉट अनलॉक, ठीक है। याद रखना, पहले हम लॉक को ऑक्यूपाई करते हैं तब जाकर के पुराना वाला लॉक छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पहले पुराना छोड़ दिया फिर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि हो सकता है उसमें और कोई थ्रेड्स ऑक्यूपाई कर ले, है ना, और कोई राइट लॉक आ जाए। तो हमने पहले रीड लॉक को ऑक्यूपाई किया और फिर राइट लॉक को छोड़ा, ठीक है। अब इतने कोड के बाद क्या हुआ, हमारा राइट लॉक रीड लॉक में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब हमें ऑब्वियसली अपने रीड लॉक से जो भी रीड करवाना है वो हम अपने एक और ट्राई ब्लॉक में कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने वैल्यू को रीड कर लिया, हमने लेट से प्रिंट कर लिया, है ना, जो भी हमारी वैल्यू है उसको, ओके। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फाइनली अपने दूसरे फाइनली में हम लिख सकते हैं कि हमने अपने रीड लॉक को भी छोड़ दिया, तो रीड लॉक डॉट अनलॉक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो है ना, ये बिल्कुल अलाउड है जावा के अंदर कि आप डाउनग्रेड कर सकते हो अपने रीड राइट लॉक को, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अपग्रेड करना आपको पता है क्यों अलाउड नहीं है, ओके। अगर आपको ये समझ आया तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे तरह के लॉक पे, जिसका नाम है स्टैम्पेड लॉक। स्टैम्पेड लॉक, अब ये लॉक ना आप मान सकते हो मॉडर्न वर्जन ऑफ रीड राइट लॉक, ठीक है। तो ये भी अगेन आपको रीड लॉक राइट लॉक ये सब फैसिलिटी देता है, एक्सक्लूसिव लॉक शेयर्ड लॉक की, पर उसका थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है। अभी मैं बताता हूँ इसमें और खास बात क्या है। इसमें मोटा मोटा पहले 3 मेथड होते हैं, एक तो ऑब्वियसली राइट लॉक जो आपको एक एक्सक्लूसिव लॉक ला के देगा, एक है रीड लॉक जो आपको शेयर्ड लॉक ला के देगा कि मल्टीपल रीडर्स एग्जिस्ट कर सके, कि मल्टीपल रीडर्स एंटर कर पाए, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, कुछ इस तरीके से। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में अभी देखेंगे। पहले अपने नॉर्मल रीड राइट लॉक देख लेते हैं, वो तो वैसे ही दिखते हैं, थोड़ा सा कोड चेंज है बस। अब सबसे पहले इसको हम स्टैम्पेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना स्टेम्प्स के ऊपर काम करता है, स्टेम्प्स के ऊपर। स्टेम्प्स कुछ नहीं होते, आप मान सकते हो एक लॉन्ग आईडी होती है, तो बेसिकली हम लॉन्ग एक स्टैम्प एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टाइप की, ठीक है। स्टैम्प कुछ नहीं, वेरिएबल का नाम है, एक बहुत बड़ी लॉन्ग टाइप की आईडी होगी, ठीक है। मैं बताता हूँ वो कैसे काम करता है। तो लेट्स से ऑब्वियसली आप पहले स्टैम्पेड लॉक का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आप लिखोगे स्टैम्पेड लॉक इक्वल टू न्यू स्टैम्पेड लॉक, ठीक है। अब जब भी आपको लॉक करना होगा ना, तो आप सिंपली लिखोगे लॉक डॉट रीड लॉक, ठीक है। लेकिन ये आपको कुछ रिटर्न करेगा, नॉर्मल जो रीड राइट लॉक था वो कुछ रिटर्न नहीं करता था, ये आपको रिटर्न करेगा एक स्टैम्प, लॉन्ग स्टैम्प, बेसिकली एक स्टैम्प टाइप का एक आईडी रिटर्न करेगा, जिसको आपको स्टोर करवा लेना है। लेट्स से आपने स्टैम्प वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, ठीक है। उसके बाद आप अपना शेयर्ड रिसोर्स वाला काम करोगे, जो आप हमेशा करते हो, बेसिकली वही ट्राई वाला काम की ना, जो भी आपको काम करना है। और फिर फाइनली जब आपको लॉक को ब्रेक करना है, आपके पास मेथड है लॉक डॉट अनलॉक रीड, नॉट सिर्फ अनलॉक, आपको लिखना पड़ेगा अनलॉक रीड, और यहाँ पे आप उस स्टैम्प को पास करोगे, ये वाली स्टैम्प जो आपने यहाँ पे रिसीव की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टैम्प क्यों पास करनी पड़ती है, सिंपल सा फंडा ये है कि जो आपका स्टैम्पेड लॉक है ना, ये नॉर्मल रीइंट्रेंट लॉक की तरह काम नहीं करता, कि बेसिकली आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को एक थ्रेड दे दी, ठीक है। तो बेसिकली अब इस थ्रेड
तो बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का जो लॉक है इसको ये थ्रेड ऑक्युपाई करती है ना, इसका ऑनर ये थ्रेड है। स्टैम्पेड लॉक में कोई भी थ्रेड ऑनर नहीं होती। स्टैम्पेड लॉक में हम उन्हें एक स्टैम्प देते हैं। इट्स लाइक कि आप एक पार्किंग लॉट में जाते हो अपनी गाड़ी को खड़ी करने, तो आपको एक स्टैम्प मिलती है, एक आपको टोकन मिलता है कि येलो टोकन, और जब आप पार्किंग लॉट से एग्जिट करोगे तो आपको वो टोकन दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है। जब आप रीड लॉक लगाते हो वो आपको एक स्टैम्प दे देता है ना, और जब आप उसे अनलॉक करने जाते हो आपको वही स्टैम्प पास करनी होती है। इससे पता लगाता है कि सेम थ्रेड जिसने लॉक किया था क्या वही उसे अनलॉक कर रही है, ठीक है। बस ये छोटा सा फर्क है। यहाँ पे रीड लॉक और राइट लॉक में स्टैम्प का ज्यादा फायदा नहीं है, पर जो तीसरे तरह का मेथड है ये ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, यहाँ पे स्टैम्प का बहुत फायदा है, ठीक है। तो उसको वहां पे देखेंगे। अभी के लिए आप मान लो सिंटेक्स बेसिस का इतना सा चेंज होता है। और सेम अगर आपको रीड लॉक की जगह राइट लॉक लगाना पड़ेगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो राइट लॉक कुछ इस तरीके से, वो भी आपको रिटर्न करेगा एक स्टैम्प ऑब्वियसली, और आपको इसकी जगह लिखना पड़ेगा अनलॉक राइट, और वहां पे भी आपको पास करना पड़ेगा एक स्टैम्प, सेम स्टैम्प जो आपने यहाँ पे रीड किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका रीड राइट लॉक वाला मेथड, जो कि बिल्कुल सेम है, वैसे ही काम करता है जैसे हमारा रीड राइट लॉक काम करता है। मेथड के नाम बदल गए, रीड लॉक अनलॉक रीड, राइट लॉक अनलॉक राइट। ये आपको स्टैम्प रिटर्न करते हैं रीड और राइट लॉक, और जब आप अनलॉक करते हो तो आपको स्टैम्प पास करना पड़ता है पैरामीटर में। अब देखते हैं जो अपना सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, ऑप्टिमिस्टिक रीड, ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड। ये ऑप्टिमिस्टिक रीड क्या होता है? इससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि जावा में ना हम लॉक्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे पेसिमिस्टिक लॉक और एक होते हैं हमारे ऑप्टिमिस्टिक लॉक। ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग टेक्निक्स कह सकते हैं हम इनको। ये लॉकिंग टेक्निक्स है, नॉट लॉक्स। मैं लिख सकता हूं लॉकिंग टेक्निक्स। अब देखो ये टेक्निक क्या कहती है। पेसिमिस्टिक तो बहुत सिंपल है, जो अभी तक हम पढ़ते आए थे कि अगर आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन है उसमें एंटर करना है, तो उसमें एंटर करने से पहले लॉक करो और एंटर करने के बाद अनलॉक करो। इसमें क्या क्या आता है अभी तक जो भी हमने पढ़ा, हमारा सिंक्रोनाइज जिसमें आता है, हमारा रीट्रेंट लॉक, रीड राइट लॉक, ठीक है, वो सब इसमें आता है। इनफैक्ट स्टैम्पेड लॉक के जो ऊपर के दो मेथड है, रीड लॉक और राइट लॉक, वो भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो वो सब थे पेसिमिस्टिक, ठीक है। हम उसको पेसिमिस्टिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम डरे हुए हैं कि हमारा क्रिटिकल सेक्शन में मल्टीपल थ्रेड्स एंटर कर सकती है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। हम पहले ही उसे स्ट्रिक्टली लॉक कर देते हैं और उसके बाद उसको अनलॉक करते हैं। हम कोई रिस्क ही नहीं लेते, है ना, अपने क्रिटिकल सेक्शन के साथ। अब पेसिमिस्टिक लॉक के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये है स्लो, ठीक है। क्योंकि आपको समझ आ ही रहा होगा कि जब भी आप लॉक या अनलॉक करते हो ना, तो आप एक ओवरहेड ऐड कर रहे हो, राइट, अपने कोड में। अब लॉक करने के लिए उस ऑब्जेक्ट के लॉक में जाना पड़ेगा और उस एक थ्रेड को उसका ऑनर बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, तो बहुत ज्यादा ओवरहेड इन्वॉल्व होता है। तो जावा ने एक नई तरह की लॉकिंग टेक्निक्स बनाई जिसने को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग टेक्निक। अब ये फास्ट है क्योंकि एक्चुअली ना हम इसमें लॉक कर ही नहीं रहे, नॉट अ लॉक लिटरली, हम यहाँ पे लिटरली कोई लॉक नहीं कर रहे। अभी बहुत सिंपल सी बात कहता है कि मेरे पास जो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा ना, इसको मैं ढंग से बनाता हूँ कि मेरे पास जो भी क्रिटिकल सेक्शन होगा उसमें मैं एंटर कर जाऊंगा, ठीक है। अब ये जनरली रीडिंग के लिए होता है, इसलिए मेथड का नाम भी है ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, ठीक है। तो उसमें मैं जनरली एंटर कर जाऊंगा नॉर्मली और अपना रीड करने का काम करूंगा। तो जो भी मेरी वैल्यू होगी उसे मैं रीड करूंगा, जैसे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन उसे प्रिंट करा था स्क्रीन पे, ओके। अब जैसे मैं रीड करूंगा ना, रीड करते ही मैं देखूंगा कि इस प्रोसेस के थ्रू जब मैंने उसको रीड किया होगा तब तक किसी थ्रेड ने उसे चेंज तो नहीं कर दिया, मतलब यहां से लेके यहां तक किसी थ्रेड ने इसको चेंज तो नहीं कर दिया। अगर चेंज नहीं किया तो बढ़िया बात है, मैं यहां से एग्जिट कर जाऊंगा, है ना, मेरा ऑप्टिमिज्म काम कर गया, है ना। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं रीड कर रहा हूँ कोई थ्रेड ना आए, और कोई थ्रेड नहीं आई बीच में उसे चेंज करने। पर मान लो इस प्रोसेस के थ्रू जब मैं रीड कर रहा था किसी थ्रेड ने आके वो वैल्यू चेंज कर दी, तो मैं अपने फॉल ओवर लॉजिक पे चले आऊंगा। फॉल ओवर लॉजिक, ठीक है। अब मेरा फॉल ओवर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है कि अब मैं नॉर्मल लॉक लगा के रीड करूंगा। तो अब मैंने जो नॉर्मल रीड किया था ऑप्टिमिस्टिक, अब मैं दोबारा से पेसिमिस्टिक लॉकिंग टेक्निक लगा के इसको रीड करूंगा, ठीक है, ओके। अभी आपको समझ नहीं आया होगा कि हमने कैसे पता लगाया कि हमने हमारी थ्रेड यहाँ पे चेंज हुई या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टैम्पेड लॉक है वो यूज करता है स्टैम्प्स का, ठीक है। अभी वो देखेंगे वो कैसे यूज करता है। पर ऑप्टिमिस्टिक में ना और भी बहुत सारे लॉक्स आते हैं, जैसे कि CAS, ठीक है, ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक रीडिंग टेक्निक है। इसके अलावा एटॉमिक इंटीजर्स, ठीक है, ये भी एक ऑप्टिमिस्टिक रीडिंग टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि अंदर से ये CAS यूज कर रहे होते हैं। ये हम देखेंगे आगे वाली वीडियोस में। अभी देखते हैं कि ये जो ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड स्टैम्पेड का है ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, और ये काम करता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें एक स्टैम्प मिलेगी, गेट अ स्टैम्प, ठीक है। जैसे आपको पता है रीड लॉक राइट लॉक भी स्टैम्प देते हैं, तो जब आप ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड कॉल करोगे वो आपको एक स्टैम्प देगा, बिल्कुल एक टोकन नंबर की तरह, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, हम डेटा को रीड करेंगे विदाउट लॉकिंग। तो रीड डेटा मेन है यहाँ पे, विदाउट, इस वर्ड पे फोकस करना, विदाउट लॉकिंग, बिना लॉक करे हम उसे रीड करने जाएंगे, ठीक है। थर्ड,
जब हम रीड कर रहे होंगे ना, हम चेक करेंगे, चेकिंग इफ डेटा इज मॉडिफाइड, ठीक है। अगर मॉडिफाइड होगा तो हमने फॉलोवर लॉजिक पे जाएंगे कि दोबारा से पेसिमिस्टिक रीड करके देख लेंगे, और अगर मॉडिफाइड नहीं होगा तो हमारा काम हो ही गया, है ना। अब इसको कोड में देखते हैं कि कैसे काम करता है। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे मैंने डेमो 3.java करके एक फाइल बना रखी है, और मैंने सेम कोड कॉपी कर लिया जो मेरी डेमो 2.java में था, ठीक है। तो मैं बेसिकली, मेरे पास क्या था वहाँ पे, मेरे पास एक रीड था, एक राइट था, है ना। रीडर राइटर प्रॉब्लम जो मैंने डिक्लेयर की थी, जिसको मैंने सॉल्व किया था यूजिंग अपना रीड राइट लॉक नॉर्मल वाला, है ना। और यहाँ पे मैंने 3 रीडर्स बनाए थे, 3 राइटर्स बनाए थे, सबको स्टार्ट किया था, ये तो हमें पता है। अब एक काम करते हैं, हम ना इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टैम्पेड लॉकिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ स्टैम्पेड लॉक, ठीक है। इसका मैं नाम रखता हूं सिंपल लॉक इक्वल टू न्यू स्टैम्पेड लॉक, स्टैम्पेड लॉक, ठीक है। तो मैं इनको हटा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू हो गई और मेरा एक स्टैम्पेड लॉक हो गया जिसका नाम है लॉक। अब यहाँ पे रीड में ना मैं ऑप्टिमिस्टिक रीड ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। तो रीड को बाद में चेंज करते हैं, पहले राइट चेंज कर लेते हैं, वो तो सिंपल ही होगा। यहाँ पे अब मैं करूँगा लॉक डॉट राइट लॉक, आपको पता है राइट लॉक, ठीक है। और मुझे पता है ये मुझे एक स्टैम्प ला के देता है, तो मुझे उसको एक लॉन्ग वेरिएबल में इकट्ठा करना है, तो मैं लिखूंगा लॉन्ग स्टैम्प इक्वल टू कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया लॉक, उसके बाद ये रहा मेरा क्रिटिकल सेक्शन, और फाइनली से अनलॉक कैसे करते हैं, हम लिखते हैं लॉक डॉट अनलॉक रीड, सॉरी अनलॉक राइट, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्टैम्प को, ठीक है। ओके, तो ये तो मेरा हो गया नॉर्मल स्टैम्पेड राइट ऑपरेशन। मैंने लॉक को मैंने राइट लॉक किया और फिर उसको अनलॉक राइट कर दिया स्टैम्प को पास करके, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे रीड वाले ऑपरेशन में। तो मैं इसको ऐसे लॉक नहीं करूंगा और ऐसे भी कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगा लॉक डॉट ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, कुछ इस तरीके से, और ये भी मुझे एक स्टैम्प रिटर्न करेगा, तो मैं उसको ले लूंगा लॉन्ग स्टैम्प इक्वल टू दिस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, हम ऑप्टिमिस्टिक रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे कोई लॉक नहीं लगा रहे, कोई शेयर्ड लॉक नहीं लगा रहे, हम बस कोशिश कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रीड करने की। इस कोड को अभी के लिए हटा देते हैं, पूरा का पूरा क्लीन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम ध्यान से समझ पाए। अब मुझे जो काम करना था मैं वो करूंगा, मैं वैल्यू को रीड करूंगा। तो लेट से मैंने एक वैल्यू करंट वेरिएबल करंट वैल्यू में रीड कर ली अपनी वैल्यू, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर थी, कहाँ गया, हाँ, जो भी यहाँ पे वैल्यू स्टोर थी उसको मैंने रीड कर लिया अपनी करंट वैल्यू में। अब ना मैंने रीड तो कर लिया, अब मुझे चेक करना है कि इस प्रोसेस में जब मैंने रीड किया क्या मेरी ये वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई। अब मैं वो कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं वो ऐसे चेक कर सकता हूँ कि जब मैंने लिखा था ना लॉक डॉट ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड, उसने मुझे एक स्टैम्प दिया था, ठीक है। अब देखो आप क्या करते हो, आपने लिखा इंट करंट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। अब जब मैंने ये काम किया तो मैं चेक करना चाहता हूँ किसी और थ्रेड ने राइट कॉल करके इस वैल्यू में कुछ और तो नहीं डाल दिया। अब वो हम कैसे चेक करते हैं, देखो ट्राई ऑप्टिमिस्टिक रीड लाके देता है आपको एक स्टैम्प एक आईडी होता है, ठीक है। वो आपको मान लो बताता है जो भी आपने नीचे लिखा हुआ है उसकी एक स्टेट, ठीक, तो उसका एक वर्जन, ठीक है, जो भी आपने नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू है, करंट वैल्यू है, जो भी आप लिखोगे सबका एक वर्जन बन जाएगा स्टैम्प के अंदर। अब अगर किसी ने इस वैल्यू में चेंज कर दिया होगा यूजिंग राइट, तो इस वैल्यू वेरिएबल में चेंज किया होगा, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली इसका स्टैम्प जो होगा आप इसको एक हैश की तरह मान सकते हो, इसका जो स्टैम्प होगा वो मैच नहीं करेगा जब मैं दोबारा स्टैम्प निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है कि मैं लिख सकता हूँ इफ लॉक डॉट वैलिडेट, मैं वैलिडेट करना चाहता हूं अपने स्टैम्प को, ये जो मेरा स्टैम्प था इसको मैं वैलिडेट करना चाहता हूं। ये ट्रू देगा कि वैलिडेशन ट्रू है अगर मेरी वैल्यू चेंज नहीं हुई होगी, और ये फॉल्स देगा अगर ये चेंज हो गई होगी। तो अगर ये इक्वल है फॉल्स के, ठीक है, अगर ये फॉल्स के इक्वल है, ठीक है, अगर ये फॉल्स के इक्वल है यानी कि किसी ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, यानी कि मेरा जो वैलिडेशन है वो फेल हो गया, मेरा स्टैम्प बदल गया। अगर फेल हो गया तो ये है मेरा फॉल ओवर लॉजिक, कि मैं अब क्या करूंगा, ट्राई पेसिमिस्टिक रीड में ट्राई करूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता कि बेसिकली मेरा स्टैम्प चेंज नहीं हुआ होता, तो बेसिकली उस प्रोसेस में मैंने सही वैल्यू रीड करी थी जो कि मेरी करंट वैल्यू थी। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस करंट वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर सकता हूं, जो कि मैं पहले भी कर रहा था करंट वैल्यू, और उसको रिटर्न कर सकता हूं, रिटर्न करंट वैल्यू, कुछ इस तरीके से, है ना। मैं प्रिंट कुछ ऐसे कर रहा था तो यही लिख देते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पे बस मेरा आ जाएगा करंट वैल्यू, और मैं लिखूंगा थ्रेड डॉट गेट नेम रीड्स वैल्यू टू वैल्यू एज, ठीक है, करंट वैल्यू, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अभी फॉलोवर लॉजिक बिल्कुल सेम होगा जो मैंने पहले लिखा हुआ था। तो मैं लिख सकता हूँ लेट्स से स्टैम्प जो मैंने ऊपर डिक्लेयर है इक्वल टू लॉक डॉट रीड लॉक। अब मैंने प्रॉपर एक रीड लॉक लगा दिया, ठीक है, नॉट ऑप्टिमिस्टिक। अब यहाँ पे लिखूंगा ट्राई जो भी मेरी करंट वैल्यू है उसमें आ जाएगी वैल्यू कुछ इस तरीके से,
और फाइनली इस लॉक को अनलॉक कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा लॉक डॉट अनलॉक रीड, कुछ ऐसे स्टेप पास करके ये वाला। ठीक है, एक बार अनलॉक किया, उसके बाद दोबारा से मैं अपनी करंट वैल्यू प्रिंट कर दूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखी होगी और रिटर्न कर लूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके का कोड लिख सकता हूँ कि पहले मैंने बोला ऑप्टिमिस्टिक रीड ट्राई करो, अगर मेरा काम चल जाता है तो मैं सिर्फ में घुसूंगा ही नहीं और मैं सीधा प्रिंट कर दूंगा, यानी कि मैंने लॉगिंग की ही नहीं। पर अगर काम नहीं चलता, मेरा स्टैंप बदल गया है, वैलिडेशन फेल हो गई है, तो मैं जाऊंगा अपने फॉलोवर लॉजिक में, तो बेसिकली वही नॉर्मल अपनी करंट वैल्यू को रीड करूंगा और फाइनली मैं क्या करूंगा, इस लॉक को रिलीज कर दूंगा, अनलॉक रीड। ठीक है, अब इसके बाद इफ के बाद दोबारा मैं इसी लाइन में आऊंगा, तो वापस से मैं जो भी रीड किया होगा उसको प्रिंट करूंगा और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारा ये टाइमर था 1 सेकंड का डिले, उसे ऐड कर लेते हैं। अब उसे हम ऐड कहाँ करेंगे, उसे हम सबसे ऊपर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन हमने अगर वैलिडेट करने के बाद ऐड किया, हो सकता है तब तक हमारा कोड चेंज हो जाए, है ना, तो वैलिडेशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमने वैल्यू रीड की, इसके बाद ये वैलिडेशन एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से कि 1 सेकंड रुक जाना, फिर देखते हैं हमारा काम कैसे चलता है। तो हमने 1 सेकंड का बस डिले डाल दिया। उसके बाद अगर हम अपने स्टैम्प को वैलिडेट करते हैं, अगर स्टैम्प वैलिडेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर वैलिडेट नहीं हो पाता किसी रीजन से, तो हम अपने फॉलोवर लॉजिक यानी कि नॉर्मल पेसिमिस्टिक रीड में चले जाएंगे, जिसमें हम लॉक लगाएंगे और उसको अनलॉक करेंगे। फाइनली करना तो हमें वही है, स्क्रीन पे प्रिंट करना है और रिटर्न करनी है वैल्यू। अब अगर हम करें इसको रन, तो वो रन हो जाएगा। पहले थ्रेड 3 चेंजेस वैल्यू, थ्रेड 4 चेंजेस वैल्यू, थ्रेड 5 चेंजेस वैल्यू। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे राइटर्स रन हुए, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक साथ हमारा रीडर रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पहले रन हो सकता है। राइटर पहले रन इसलिए हुए होंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे रीड में एक टाइमर लगा रखा है वेट करने का, और यहाँ पे कोई लॉक तो है नहीं, उससे पहले ऑप्टिमिस्टिक रीड तो कोई लॉक होता ही नहीं है। हमने वैल्यू रीड की और उसके बाद 1 सेकंड का टाइमर लगा दिया। तो क्योंकि हमारे सारे रीडर्स 1 सेकंड तक सो रहे थे, राइटर्स ने तब तक वैल्यू चेंज कर दी। पहले 5, उसको ओवरराइड किया 7, उसको ओवरराइड किया 9, और फिर सब ने ये 9 को रीड कर लिया। ओके, ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ आया होगा ऑप्टिमिस्टिक रीड का कि वो कैसे काम करता है। बस यहाँ पे फोकस की बात है, जो हमारा मेथड था ना इफ, जिसमें हम लिखते हैं लॉक डॉट वैलिडेट, ठीक है, और यहाँ पे पास करते हैं एक स्टेम, वो दो चीज़ें ही रिटर्न कर सकता है। ऑब्वियसली बूलियन है तो ट्रू और फॉल्स, है ना। अब ये ट्रू कब रिटर्न करता है, जब कोई राइट हुआ ही नहीं, हमारा डेटा चेंज नहीं हुआ, और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब हमारा डेटा चेंज हुआ था, यानी कि उस टाइम तक किसी और राइटर ने आकर के कुछ वैल्यू को अपडेट कर दिया था। अब ना बस हमें ये बात याद रखनी है कि जो हमारा स्टैम्पेड लॉक है, स्टैम्पेड लॉक, वो रीइंट्रेंट नहीं है, यानी कि उसी लॉक को आप, उस एक ही थ्रेड को आप एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर बार बार लॉक नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा डेड लॉक। ठीक है, तो ये तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है स्टैम्पेड में। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि था सीमाफोर। ठीक है, क्या होता है सीमाफोर। अब ना ये लॉक से थोड़ा सा अलग होता है, बिहेव उसी की तरह करेगा पर थोड़ा सा अलग होता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं चाहता हूँ मेरे पास जो क्रिटिकल सेक्शन है ना, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स एंटर करे। रीड राइट लॉक तो बस ये कहता था कि मल्टीपल रीडर्स एंटर कर जाए लेकिन राइटर एक ही हो। नहीं, यहाँ मैं कह रहा हूँ मेरी सारी थ्रेड्स एक जैसी हैं, T1 T2 T3 जितनी भी है सब एक जैसी हैं, पर मैं चाहता हूँ मल्टीपल एंटर करे। और कितनी एंटर करे उसका नंबर भी मैं पहले बता दूँ, 3 एंटर करे, 4 एंटर करे, 5 एंटर करे एंड सो ऑन। तो उसको हम कहते हैं सीमाफोर, और हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, और हम इसको कंट्रोल करते हैं यूजिंग परमिट। तो सीमाफोर के पास एक काउंट होता है परमिट्स कि कितने थ्रेड्स उसने परमिट किए हुए हैं। तो कोई भी एक थ्रेड आती है तो वो एक परमिट को कम कर देती है, बिल्कुल आप काउंट की तरह मान सकते हो। तो मान लो स्टार्टिंग में परमिट था 3, तो उसने कहा 3 थ्रेड आ सकती है। तो जैसी एक थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करती है वो इस परमिट को कम कर देती है, दूसरी एंटर करेगी वो इसको 12 कम कर देगी, तीसरी एंटर करेगी तो 0 कर देगी, उसके बाद चौथी थ्रेड एंटर नहीं कर पाएगी जब तक ये तीनों थ्रेड एक एक करके बाहर ना निकल जाए। अब जैसे ही एक थ्रेड बाहर निकलेगी, परमिट हमारा दोबारा 1 हो जाएगा, यानी कि एक और थ्रेड एंटर कर पाएगी एंड सो ऑन। ओके, तो हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम लिखते हैं सीमाफोर, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं S1 इक्वल टू न्यू सीमाफोर, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं कितना परमिट है, तो लेट्स से 3, यानी कि 3 थ्रेड हम अलाउ करना चाहते हैं अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स आते होंगे। अब लॉक से थोड़े से अलग है, क्योंकि ये लॉक नहीं है तो हमारे मेथड का नाम है एक्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट्स से S1 डॉट एक्वायर। काम ये बिल्कुल वैसा करेंगे जैसे लॉक करते हैं। एक्वायर आपको पता ही है, एक परमिट को एक्वायर कर लेगा, तो यहाँ से 3 से 2 हो जाएगा जैसे ही कोई थ्रेड यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये टेक 1 परमिट, ये हमारे लिए एक परमिट लेके जाता है। अच्छा, अगर थ्रेड डॉट एक्वायर कॉल हुआ और कोई परमिट लेफ्ट ही नहीं हुआ तो ये 3 0 हो गया होता तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिंपल जो हमेशा होता है वो हमारी थ्रेड वेट करेगी, वो ब्लॉकिंग स्टेट में जाएगी। अगला मेथड होता है हमारे पास ऑब्वियसली S1 डॉट रिलीज। अगर हमने एक्वायर किया है तो हम रिलीज भी करेंगे लॉक को, है ना।
तो ये क्या करेगा, रिलीज 1 परमिट, एक परमिट को वापस से रिलीज कर देगा ताकि कोई और थ्रेड एंटर कर पाए। अब ना सीमाफोर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सीमाफोर को एक हो सकता है हमारा बाइनरी और एक हो सकता है हमारा काउंटिंग, ठीक है। अब बाइनरी ना बिल्कुल लॉक की तरह ही काम करता है। तो अगर आप लिखो ना सीमाफोर लेट्स से S1 इक्वल टू न्यू सीमाफोर और यहाँ पे आप पास कर दो 1, तो ये एक बाइनरी सीमाफोर बन जाता है। बाइनरी का मतलब या तो एक थ्रेड एंटर करेगी या तो एक थ्रेड एंटर नहीं करेगी, बिल्कुल लॉक की तरह काम करेगा, पर एग्जैक्टली अभी भी ये लॉक नहीं है। और काउंटिंग जो अभी तक हमने देखा, हम लिखें सीमाफोर S1 इक्वल टू न्यू सीमाफोर और यहाँ पे एक नंबर पास कर दें कि कितनी थ्रेड एंटर करनी चाहिए, ठीक है। तो इससे बस हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि बाइनरी है या काउंटिंग है, पर एक्चुअली सीमाफोर इन जनरल लॉक से हमेशा अलग होगा। अब ना मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लॉक से अलग होगा, एक बार समझते हैं क्यों, डिफरेंस क्या है इसका और लॉक्स का। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लॉक वर्सेस सीमाफोर। देखो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि जो हमारे लॉक होते हैं ना, ये होते हैं ऑनरशिप बेस्ड, ऑनरशिप, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी थ्रेड ऑनर होती है किसी लॉक का, और अगर किसी थ्रेड ने लेट्स से T1 थ्रेड ने किसी लॉक को एक्वायर किया हुआ है तो बाकी कोई थ्रेड उसे एक्वायर नहीं कर सकती। अब उसको रिलीज करने का काम भी T1 का होगा, है ना। लेकिन हमारे सीमाफोर में कोई ऑनरशिप नहीं होती। मैं यहां पे लिख सकता हूं नो ऑनरशिप। नो ऑनरशिप का मतलब कोई भी थ्रेड रिलीज कर सकती है परमिट्स को, क्योंकि यहाँ पे लॉक का कंसेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे परमिट्स का होता है। तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे 3 थ्रेड्स वेट कर रही थी T1 T2 और T3, और यहाँ पे हमने लगा रखा था सीमाफोर जिसकी वैल्यू थी लेट्स से 2, ठीक है। तो लेट्स से एक थ्रेड एंटर करती है T1, ठीक है, तो इस परमिट को वो 1 कर देती है, और दूसरी थ्रेड एंटर करती है T2, वो इस परमिट को 0 कर देती है। अब T3 एंटर नहीं कर पाएगी, ये तो हमें पता है, लेकिन जब ये एग्जिट कर रही होंगी ना, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। T1 बस इस परमिट को दोबारा 1 कर देगी और ये एग्जिट कर जाएगी, और T2 इस परमिट को दोबारा 2 कर देगी और एग्जिट कर जाएगी, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि T1 कुछ अनलॉक करेगी क्योंकि ये ऑन करती होगी, कुछ ऑन नहीं करते, राइट। अब आप देखो ना, मल्टीपल थ्रेड्स अलाउड है तो कोई भी इस ऑब्जेक्ट के लॉक को ऑन नहीं करता, कोई भी पेरेंट थ्रेड नहीं है। सब बस क्या कर रहे हैं, परमिट के थ्रू आ रहे हैं और परमिट के थ्रू जा रहे हैं, है ना। कोई ऑर्डरिंग नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है, ठीक है। लेकिन लॉक में प्रॉपर एक ऑनरशिप होती है, एक थ्रेड ऑनर होती है एक लॉक की, ठीक है। अब अगर आप एक्सक्लूसिव लॉक की बात करोगे तो एक ही थ्रेड होती है, पर अगर आप शेयर्ड लॉक की बात करोगे तो हाँ, मल्टीपल थ्रेड्स ऑनर होती हैं एक लॉक की, पर फिर भी वो ऑनर होती हैं, राइट। लेकिन सीमाफोर्स में ऑल्दो मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट करती हैं, मल्टीपल थ्रेड एंटर करती है क्रिटिकल सेक्शन में, पर वो परमिट्स के बेसिस पे करती हैं, परमिट्स। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने बस एक नंबर काउंट डिफाइन किया हुआ है, इतनी थ्रेड आ सकती है, अगर वो काउंट 0 होता है आप नहीं आने देते, जैसे कोई थ्रेड एग्जिट करती है आप काउंट को प्लस प्लस कर देते हो। बहुत बहुत सिंपल कंसेप्ट है ये सीमाफोर का। अगेन सीमाफोर को भी आप फेयर और नॉन फेयर कर सकते हो। आप बस जब डिक्लेयर कर रहे हो तो जब आप लिखते हो सीमाफोर S1 इक्वल टू न्यू सीमाफोर, तब आप पास कर दो आपको कितने नंबर ऑफ परमिट्स चाहिए, और यहाँ पे आप पास कर दो ट्रू, ठीक है। ट्रू जैसे आप पास करते हो आपको पता है आप फेयर सीमाफोर बना दोगे, यानी कि जो थ्रेड पहले आई होगी उसको पहले मौका मिलेगा एंटर करने का। अब आप सोचो सीमाफोर अगर एग्जैक्टली लॉक नहीं है तो हमें इसे यूज कहाँ करना चाहिए, और हम क्यों चाहेंगे मल्टीपल थ्रेड हमारे क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाए। बहुत स्पेसिफिक यूज केस है, जैसे अगर आप खुद का एक API रेट लिमिटर बनाते हो तो वहां पे सीमाफोर का बहुत अच्छा यूज केस है, ठीक है। इसको हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में प्रॉपर्ली देख रहे होंगे। जब आप रेट लिमिटर बनाते हो तो आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट लिमिट कर रहे हो जो आपकी API पे पढ़नी चाहिए। अब कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आनी चाहिए वो आप सीमाफोर से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप जो भी पैरेलल टास्क करना चाहते हो, पैरेलल टास्क, उसको लिमिट कर सकते हो कि जैसे मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ 5 पैरेलल टास्क परफॉर्म करूंगा, उसके बाद छठा मैं नहीं करूंगा, ठीक है। जब तक मेरे 5 में से कोई भी एक नहीं होता तो मैं दूसरे को एंट्री नहीं दूंगा। वहां पे भी हम सीमाफोर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, और यही है 4 तरह के लॉकिंग मैकेनिज्म। ऑल्दो सीमाफोर खुद भी एक लॉक नहीं है, पर इसको साथ में गिना जाता है क्योंकि हम यहाँ पे कर तो सेम तरीके से काम रहे हैं। अब फाइनल चीज अगर आपको ये समझ आई तो हमारे पास जावा में होता है एक और इंटरफेस जिसका नाम होता है कंडीशन। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब जैसे आपने 3 मेथड्स पढ़े थे ना, वेट, नोटिफाई और नोटिफाई ऑल, और ये हमने पढ़े थे इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए, राइट। अब हम बस इसकी जगह यूज करेंगे अवेट्स, नोटिफाई की जगह सिग्नल, और नोटिफाई ऑल की तरह सिग्नल ऑल। बस हम ये मॉडर्न वर्जन यूज करेंगे इन वाले मेथड्स का, थोड़े से एडवांस है, इसमें बेटर चीज़ें मैं बताऊंगा अभी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सब लाए करते हैं हमारे कंडीशन इंटरफेस के अंदर। और कंडीशन कुछ नहीं होता, कंडीशन को आप डिफाइन कर सकते हो
अब वेटिंग एरिया, ठीक है, जहां पे हमारी थ्रेड वेट करती है, वेटिंग एरिया, जब वो किसी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं कर पाती क्योंकि दूसरा थ्रेड उसे लॉक करके बैठी है, ठीक है। अब यहाँ पे वेटिंग एरिया से कंफ्यूज मत होना, ऑब्वियसली वो एक ब्लॉक्ड स्टेट में ही पड़ी है, पर वेटिंग एरिया बस मैं बता रहा हूँ इतनी थ्रेड्स यहाँ पे वेट करके बैठी है। अब नॉर्मली भी हमारे पास एक क्यू होती है, राइट, ब्लॉकिंग क्यू, जहाँ पे सारी थ्रेड्स बैठी होती है अगर वो वेट कर रही होती है क्रिटिकल सेक्शन का। ये उससे थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों। और हर कंडीशन किसी लॉक से टाइड अप रहती है। तो बेसिकली अगर मैं लेट्स से एक लॉक बनाता हूँ, लॉक L1 इक्वल टू न्यू, लेट्स से एक रीइंट्रेंट लॉक बनाते हैं, क्योंकि रीइंट्रेंट लॉक ही सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाला लॉक है, याद रखना, ठीक है। अब मैं एक कंडीशन भी बना सकता हूँ, कंडीशन इंटरफेस, लेट्स से C1 इक्वल टू, मैं बस अगर कर दूँ इस L1 लॉक पे L1 डॉट एक मेथड होता है न्यू कंडीशन, L1 डॉट न्यू कंडीशन, तो मुझे C1 एक कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेथड कॉल कर सकता हूँ, मैं C1 डॉट अवेट्स कॉल कर सकता हूँ, C1 डॉट सिग्नल कॉल कर सकता हूँ, या फिर सिग्नल ऑल कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनके मतलब बिल्कुल सिमिलर हैं जो आप इनके समझते हो। अवेट्स कहता है कि मैं एक थ्रेड को वेटिंग स्टेट में जाने को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगी, सारे अपना जो भी लॉक है उसे रिलीज करेगी, वेटिंग एरिया में जाएगी। तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या करती है, रिलीज करती है लॉक को, रिलीज करती है लॉक को, वेटिंग एरिया में जाएगी, वेटिंग एरिया, और एक वेटिंग क्यू में रहेगी। पर बस फर्क इतना है कि ये जो वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल होते थे, इनके पास एक ही वेटिंग क्यू होता था, एक ही वेटिंग क्यू। पर यहाँ पे हम इन वेटिंग क्यू को बोल रहे हैं कंडीशन, और हम मल्टीपल कंडीशंस बना सकते हैं, राइट, यानी कि मल्टीपल वेटिंग क्यूज हमारे पास हो सकती है। तो जैसे हमारे पास लास्ट क्लास में हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम देखा था, तो हमने कहा था हमारे पास मल्टीपल प्रोड्यूसर्स हैं P1 P2 P3, और मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं C1 C2 C3, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। अगर मल्टीपल प्रोड्यूसर, मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं और एक ही वेटिंग क्यू है, वेटिंग क्यू, तो प्रोड्यूसर्स भी यहाँ जाएंगे, कंज्यूमर्स भी यहाँ जाएंगे। पर मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशंस के अंदर मैं दो कंडीशन बना सकता हूँ। तो एक मान लो मैंने प्रोड्यूसर की कंडीशन बना दी, एक कंज्यूमर की कंडीशन, तो सारे प्रोड्यूसर जाएंगे प्रोड्यूसर वाली कंडीशन में, कंज्यूमर जाएंगे कंज्यूमर वाली कंडीशन में। बहुत सिंपल है, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, मैंने वेटिंग एरिया को अलग अलग कर दिया। अब मैं क्यों कर सकता हूँ, मल्टीपल रीजन हो सकता है, मैं क्यू को सेपरेट रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं किसी एक को ही इसमें से सिग्नल कराऊंगा या फिर जिंदा करवाऊंगा, राइट। अगर मेरे पास एक ही वेटिंग क्यू रहती, जो कि इस केस में थी, और यहाँ पे अगर मैं नोटिफाई कॉल करता था, तो याद है हमारे को क्या प्रॉब्लम आती थी, इनमें से कोई भी एक थ्रेड वापस आ जाती, अवेक हो जाती है ना। मुझे नहीं पता प्रोड्यूसर अवेक होता है या कंज्यूमर, पर यहां पे वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अब अगर मैं अवेट कॉल करवाऊंगा एक प्रॉपर कंडीशन पे C1, और C1 कुछ नहीं है, मान लो प्रोड्यूसर की क्यू है, प्रोड्यूसर्स जिसमें सारे प्रोड्यूसर बैठे हैं, तो मुझे पता है ना अगर मैं यहाँ पे सिग्नल कॉल करवाता हूँ तो एक प्रोड्यूसर ही अवेक होगा, कभी भी कंज्यूमर अवेक नहीं होगा। तो ये उस प्रॉब्लम को भी वापस से सॉल्व कर देती है जो हमारे नोटिफाई की वजह से आती थी, ठीक है, इसकी जिसकी वजह से हम नोटिफाई ऑल यूज करते थे उसे सॉल्व करने के लिए, राइट। अगेन इसलिए मैंने कहा था ये मॉडर्न है और थोड़ा बेटर है क्योंकि ये अलग अलग क्यू को मेंटेन करते हैं, पर काम बिल्कुल सेम है। अवेट्स बिल्कुल वेट की तरह काम करेगा कि हम बोलेंगे अपने लॉक्स को रिलीज कर दे, वेटिंग स्टेट में चली जा, कौन सी वेटिंग कंडीशन में जा वो डिपेंड करेगा कि इसकी कंडीशन कौन सी है, ठीक है, या इसकी क्यू कौन सी है। सिग्नल उस कंडीशन, किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में किसी क्यू को जिंदा कर देगा, तो मैं लिख सकता हूँ C1 डॉट सिग्नल। तो मैं कह रहा हूँ C1 कंडीशन के अंदर जितने भी मेरे पास थ्रेड्स पड़ी है उसमें से किसी एक को अवेक कर दो, और सिग्नल ऑल क्या करेगा, अगर मैं लिखता हूँ C1 डॉट सिग्नल ऑल, तो मैं कह रहा हूँ इस कंडीशन में जितनी भी थ्रेड्स पड़ी है सबको अनलॉक कर दो या सबको अवेक कर दो, सिंपल। अगेन इसमें भी अगर आप अवेट सिग्नल या मॉनिटर सिग्नल ऑल कॉल करते हो एक ऐसी थ्रेड पे जिसने किसी लॉक को एक्वायर नहीं किया हुआ है, तो अगेन आपको आएगा इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, जो कि वहां पे भी आता था, इलीगल मॉनिटर स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें सेम है, एक चीज को छोड़ के कि इसमें मल्टीपल वेटिंग क्यू हो सकती है जिसको हम कंडीशंस बोलते हैं, पर इसमें एक ही वेटिंग क्यू होती थी जिसको हम नॉर्मल वेटिंग क्यू बोलते थे। तो अगर हम उसमें नोटिफाई कॉल करते थे तो कोई भी एक थ्रेड रैंडमली उठ जाती थी, पर इसमें अगर हम सिग्नल कॉल करेंगे तो उस पर्टिकुलर क्यू से एक थ्रेड रैंडमली उठेगी, राइट। तो आपका यहाँ पे काम रहेगा कि जो हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम डिस्कस की थी उसको आप एक बार इनसे सॉल्व करो, अवेट सिग्नल और सिग्नल ऑल से, है ना। और वहां पे सिंक्रोनाइज यूज ना करके आप यूज करो रीइंट्रेंट लॉक, क्योंकि जब आप रीइंट्रेंट लॉक वगैरह यूज करोगे तो आप इनका यूज वैसे भी नहीं कर सकते, आपको अवेट सिग्नल और सिग्नल ऑल ही कॉल करने पड़ेंगे। ये मॉडर्न वर्जन है इनके, ठीक है। ये हमारी ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर आते थे, ये जावा ने इसको अपडेट किया ताकि हम मल्टीपल वेटिंग क्यूज बना सकें। और उसमें आप क्या करना, जो हमारी वाली प्रॉब्लम थी जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोड्यूसर्स थे और मल्टीपल कंज्यूमर्स थे, अगर आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, गिटहब पे भी कोड अपलोडेड है तो आप जाके वो देख सकते हो, ठीक है। उस प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व करना यूजिंग सिग्नल एंड सिग्नल ऑल, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्यू होंगी तो आप प्रोड्यूसर की अलग क्यू बनाना, कंज्यूमर की अलग क्यू बनाना। तो आप देखना कि आपको सिग्नल ऑल को यूज करना पड़ रहा है सिग्नल की जगह, हो सकता है आपको वो यूज ना ही करना पड़े, राइट।
अब अगेन चाहे आप वेट नोटिफाई ऑल यूज करो या अवेट सिग्नल या सिग्नल ऑल यूज करो, स्पूरियस वेकअप हो सकते हैं, स्पूरियस वेकअप। और आपको पता है स्पूरियस वेकअप क्या होता है? इवन दो आपने किसी थ्रेड को बोल दिया अवेट्स या फिर वेट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली वेटिंग स्टेट में ही रहेगी। कभी कभार रैंडमली सीपीयू या ऑपरेटिंग सिस्टम मिलके उनको अवेक कर सकते हैं अपने आप ही रैंडमली, ऑल्दो ये बहुत रेयर होता है पर चांसेस हमारे होते हैं। और स्पूरियस वेकअप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, हम हमेशा अपना लॉजिक वाइल के अंदर लिखते हैं, राइट? हम हमेशा अपना लॉजिक वाइल के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली अगर हमें लिखना है कि हमारा जो भी वैल्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, तो हम लिखेंगे वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये हम हमेशा वाइल के अंदर लिखेंगे, ये हमने भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है? ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।